हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस। विजन आईएएस की मेंस की जो सोशल इश्यूज की मैगजीन है आपने स्टार्ट कर दी है आई होप, और आपने नोट्स भी इसका बनाना स्टार्ट कर दिया है। जो आपका डेटा है इंपॉर्टेंट, जो आपको मेंस में आंसर राइटिंग के टाइम पे सोशल इश्यूज और जो आपके सोसाइटी के जो नोट्स है उसमें आपको सीधा सीधा पुट करना है, वो आपने यहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और इसको मैं चाहता हूँ कि आप लगभग 15 से 20 जो पेजेस हैं, जिसको दोनों साइड से मान लो या फिर दोनों साइड का एक मान के यदि आप 10 पेजेस में उसको कलेक्ट कर लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसका पहला टॉपिक हम कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक है अपना जो वुमन के ऊपर है, और वुमन एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, और लगभग हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन तो वुमन से रिलेटेड होते ही होते हैं। जिसमें GS1, GS2 और GS3 इनमें तो एक एक क्वेश्चन आता ही है, और फिर जो GS4 है उसमें एथिक्स के पेपर में केस स्टडी के फॉर्म में या फिर कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चारों पेपर में GS मेंस में आने वाला है वो है आपका वुमन। तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी जो नॉलेज है, जो आपका जो कंसेप्ट है वो आपको पहले से आते हैं। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूँ आपको पहले से तैयार है वो चीज़ें, आपने किया हुआ है। तो यह मैगजीन का मतलब यही है कि जो आपके पास नहीं है और आप वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, मैंने आपको इसका जो कैटलॉग था वो आपको पहले बता दिया कि इसमें क्या क्या हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, 15 से 20 मिनट में वुमन के जो टॉपिक इसको खत्म कर देंगे। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके जो डायमेंशन है वुमन की फील्ड में, सॉरी जो इकोनॉमी की फील्ड में वुमन जो ये पॉइंट है या फिर जो टॉपिक हम कह सकते हैं इसको बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन छोटा छोटा इसको करके हम सेक्टर वाइज डायमेंशन इसके अलग अलग अपन नोट करेंगे और वहां से सीधा ही एग्जाम में उसको पुट कर देना। इंप्रेशन बनना चाहिए, ठीक है, एग्जामिनर पे जो कॉपी चेक करने वाला है। बाकी इससे कोई आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैगजीन कितनी बड़ी है क्या है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले चीज़ आप ये देखिए कि जो आपका वुमन का जो रिजर्वेशन बिल है इसकी आप बात पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। मिलिट्री में भी इनको परमानेंट कमीशन दिया गया है वुमन को, ठीक है। तो हम जब भी वुमन की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये सिंबल यूज़ करने वाला हूँ वुमन के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करूंगा, और जो मैन है बॉय है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करूँगा। इससे अपन को क्या है नोट्स बनाने में ईजी हो जाता है, तो इससे टाइम वेस्ट अपना नहीं होता और अपन जो बचा हुआ टाइम है वो अपन आगे का भी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। और आप अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए 25 साल हो गए जब से बिल ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में। आपको पता है ये सब चीज़ें बेसिक है, आपको पार्लियामेंट को मैं पी से लिखूंगा, ठीक है। तो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी चाहिए अपने को सबको, और आपको भी करनी चाहिए, मैं तो करता हूँ। और आपको यदि लगे कि नहीं ये और अच्छा ढंग से कर सकते हैं तो आप मुझे भी बता देना वो चीज़ें। तो ये देखिए अब नीड क्या है। तो नीड सबसे पता है हमको कि हमें एक इंक्लूसिव ग्रोथ की इकोनॉमी में बात करते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है ये डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट जो है इंडिया का उसमें सिवियरली हेम्पर्ड है बाई ब्रेथ ऑफ द जेंडर गैप, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, और आप लिख लीजिए SDG का कौन सा गोल है जो जेंडर गैप के ऊपर बात करता है। तो अभी मैं बता दूं SDG 5 है, क्योंकि अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका मूड खराब नहीं करना चाहता कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो लेकिन आपको आपसे आगे से मैं क्वेश्चन पुट करूंगा और आपको वो लिखना है ताकि आप इसमें भी इंटरेस्टेड बने रहे चीज़ों में। अब देखिए फटाफट अपन इसको मैगजीन को खत्म करते हैं, वुमन टॉपिक को खत्म करते हैं सबसे पहले, तो फिर मैगजीन भी खत्म हो जाएगी। तो SDG 5 है आपका जेंडर गैप को कम करने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है अपनी इकोनॉमी में, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे इसलिए हमें वुमन का रिजर्वेशन बिल की आवश्यकता है। अब यदि डेटा की बात करें वुमन रिजर्वेशन बिल की, तो देखिए हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनमें वुमन मिनिस्टर 9.1% है। मतलब 100 में से 10 में से एक ही अपने पास क्या है वुमन रिप्रेजेंटेटिव है, अपने मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। और जो इसका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है GGGR 2021 की जो रिपोर्ट है, इसके हिसाब से जो आपका इंटरनेशनल जो एवरेज है वो आपका 22% है, ठीक है। तो हम इससे भी काफ़ी देख लीजिए आप 12 जो परसेंट है उससे पीछे चल रहे हैं। 9.1 अपना वुमन मिनिस्टर्स है पार्लियामेंट में, और जो 22% है ग्लोबल एवरेज है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वुमन के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। पंचायती राज में भी जहाँ पे वुमन की एक्चुअली जहाँ बात होती है आप यहाँ पे इसको सीधा सीधा पुट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपका इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसके हिसाब से जो आपकी रिपोर्ट आई थी उसमें जो इलेक्टेड वुमन रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में, उसमें जो रैंक है इंडिया की वो 193 कंट्रीज में से 148 है। मतलब काफ़ी पीछे है, आधे से तो पीछे ही है। तो 193 में से आप रिपोर्ट्स को ऐसे लिखिए उनके डेटा को, नीचे टोटल और ऊपर अब इंडिया की जो रैंकिंग है। इंडिया को आप ऐसे लिख सकते हैं या बीच में आई लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको सर्कल बना के नीचे से कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना इंडिया बन जाता है यहाँ पे। इसके बाद में देखिए कि जो प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्टेड वुमन रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो अपना रैंक है 148 आउट ऑफ 193। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए, सॉरी 2 पॉइंट हुए इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से नोट कर लेना है इसको। अब हिस्ट्री करें इसकी बात तो आपको पता होगी हिस्ट्री क्या क्या है इसकी, ठीक है। और
33% रिजर्वेशन मिला था। साथ में वुमन रिजर्वेशन बिल पहली बार कब आया था, तो 108वां अमेंडमेंट बिल था 2010 में। ये कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप अभी तक पास ही नहीं हुआ उसमें तभी इसकी बात करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि जो 1993 में 73rd 74th अमेंडमेंट जो बिल आए थे, जो बाद में एक्ट भी बन चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपका पंचायती राज सिस्टम और आपका अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर जो बने थे 73rd और 74th, ठीक है। तो इसमें बात की गई थी कि जो आपका सरपंच होंगे उनमें 33% जो है रिजर्वेशन रहेगा वुमन के लिए। तो यहाँ पे बात की थी 1/3 जिसको बोलते हैं 33%, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसको लिख लेना यहाँ से। फिर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1996 81st CAB था, कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 108 तक आ गए, तब भी हमने इसको नहीं बनाया 2010 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको रेफर किया गया स्टैंडिंग कमेटी को। स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में होती है, उनको रेफर किए जाते हैं यदि मैटर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी सारी स्क्रूटनी की जाती है, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज को रेफर किया जाता है। 2010 में पास तो हो गया राज्यसभा में, लेकिन इसको लोकसभा में इसको ट्रांसमिट किया गया फाइनली, और लेकिन बिल फिर भी लैप्स हो गया 15th लोकसभा में, ठीक है। अब इसमें नॉट इंट्रोड्यूस सिंस देन, तो उसके बाद में हुआ नहीं है। तो जो चीज़ अभी तक हो नहीं पाई, आपको इतना सा रखना है कि लिख देना आपको कि हालांकि वुमन रिजर्वेशन बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस मैनी टाइम्स बट नॉट इंट्रोड्यूस सिंस नाउ, अभी तक भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ट्रेडिशनल जो आपके कंस्टेंट्स है, जो मुश्किलें हैं, ठीक है, इंडिया में फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन पॉलिटिक्स, ये क्या क्या है। एक तो फैमिली का सपोर्ट नहीं है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, उसके बाद में पैट्रियार्कल वैल्यूज और नॉर्म्स हैं, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन है, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। और आप जब भी इलेक्शन होते हैं तो सबसे न्यूज़पेपर में आप हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का, आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है, कि वहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अलग से आपको एक टॉपिक उसमें न्यूज़ में दिया होता है। हालांकि देखना, ये जो टॉपिक आता है इस नाम से हेडलाइन से न्यूज़ आती है, वो पूरे न्यूज़पेपर के लास्ट में आती है, क्योंकि मैंने इस बार भी देखा, पंजाब में इलेक्शन थे तो भी नीचे था, ये सबसे लास्ट में दिया होता है नीचे अखबार के, ठीक है। तो आपको देखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसी वजह से मेनली वुमन को पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता पॉलिटिक्स में। इसके बाद में लेक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, बेसिक चीज़ें हैं, बस होनी चाहिए। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 1994 में कहा गया था कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, अज्यूम रियल वैल्यू डायनेमिक सिग्निफिकेंस इसका जब ही होगा जब पॉलिटिकल पार्टी जो है, नेशनल लेजिस्लेचर है, वो डिसाइड करेंगे कि मैन और वुमन एक साथ में वहाँ पे इक्विटेबल रिगार्ड यहाँ पे उनका लिया जाए, इंटू उनके इंटरेस्ट का, उनकी रुचि का, इंटरेस्ट का उनका, और उनके एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो तभी ये ऐसा जो डेमोक्रेसी की रियल वैल्यू वो सिग्निफाई हो सकती है। तो ये कहा था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसको बोलते हैं IPU, और ये थी 1994 में जिसकी मीटिंग हुई थी, उसमें ये बताया गया था। अब देखिए की प्रोविजन क्या है बिल के। तो अब बिल में की प्रोविजन होने से क्या मतलब है, जो ये चीज़ बेसिक हमें पता है कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए लोकसभा और ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमन के लिए। इसके साथ में रोटेशन बेसिस पर अलॉट होना चाहिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा नहीं कि कोई सी जैसे कोई सीट है, किस जैसे स्टेट राजस्थान स्टेट है, तो यहाँ पे जैसे 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसा नहीं कि इस 33 में से 13 डिस्ट्रिक्ट फिक्स कर दिए कि इसमें ही वुमन हर बार आ सकती हैं, तो ये भी रोटेशन होना चाहिए। इसके बाद में 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके साथ में रिजर्वेशन ऑफ सीट जो वुमन के लिए है वो 15 साल के लिए एग्जिस्ट तो कम से कम होनी चाहिए आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। तो मतलब 15 साल के लिए सीटें वहाँ पे रिजर्व वुमन के लिए होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं आपको, ये तो ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो इसलिए है ताकि वो रिजर्वेशन को उनको लगभग फ़ायदा मिल सके, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है 33% आपका रोटेशन बेसिस, ये आप कहीं पे भी सजेस्ट कर सकते हैं वुमन के पार्टिसिपेशन के लिए, और ये बिल के प्रोविजन भी हो गए, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए फेवर और अगेंस्ट में बिल के काफ़ी सारे आर्गुमेंट हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बेसिक भी है, आपको लिख भी सकते हैं। आर्गुमेंट है इसके बारे में बिल की सपोर्ट में, तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, सस्टेनेबल प्रोग्रेस जो है अगेंस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के वो क्रिटिकल है, तो उसको ठीक कर सकते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है और सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का वो जो है आपका फंक्शनिंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की है उसको बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में वुमन का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो प्रोवाइड कर सकता है इंस्पिरेशन फॉर वुमन टू टेक एक्शन ऑन विजन ऑफ बेटर मोर इक्वल सोसाइटी। ये जो आपकी जो काफ़ी आइडियलिस्टिक बातें हैं वहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं। मेन है आपका सस्टेनेबल प्रोग्रेस, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। इस साथ में आपका इंक्लूसिव नेशनल जो डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसमें भी ये पार्टिसिपेशन इससे हो सकता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सकते हैं, जेंडर आपका गैप को भी पहले बताया था उसको भी दूर कर सकते हैं। इसके साथ में वुमन एम्पावरमेंट को और स्ट्रेंथन और मजबूत कर सकते हैं। वुमन का जो रिजर्वेशन जो एक्सपीरियंस है उसको इनकरेज करना है, रिजर्वेशन फॉर वुमन इन पंचायत। अभी 33% है, लेकिन अभी भी सरपंच वुमन होने के बाद में भी आपने ट्रेडिशन देखा होगा, सरपंच पति, प्रधानपति वगैरह जो चीज़ चलती है वो अभी भी चल रही है, ठीक है। तो यदि आपको पब्लिक गुड में यदि आपको मोर जो आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ग्राम पंचायत में इलेक्टेड वुमन लीडर है उनको
इससे आपका जो फीमेल लोकल लीडर है उनके परसेंटेज को इंक्रीज करना पड़ेगा और उनमें अवेयरनेस और भी ज़्यादा फैलाने की जरूरत है। जबकि आपके अगेंस्ट में जो है, अगेंस्ट में देखिए ये आपका अनइक्वल स्टेटस जो है वुमन का उसको परपेचुएट करेगा, क्योंकि दे वुड नॉट बी परसीव्ड टू बी कम्पिटिटिव ऑन मेरिट। अब मेरिट यदि रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन कब दिया जाता है? रिजर्वेशन तब दिया जाता है जब वो अपनी खुद की मेहनत से उसको मेरिट में नहीं आ पाते। तो जो ये चीज़ सबसे बड़ी बात रहेगी कि अनइक्वल स्टेटस फिर भी रहने वाला है। ओनली हेल्प वुमन टू एलिटिस्ट ग्रुप, क्योंकि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, तो वही इसमें पॉलिटिकल अप्रोच लगा सकते हैं और इसी के साथ में पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रोटेशन ऑफ रिजर्वेशन कंस्टिट्यूएंसी एवरी इलेक्शन में रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर एन एमपी टू वर्क फॉर हिज कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब एक बार यदि वुमन एक सीट से बन गई, बाद में वो सीट से नहीं बन पाएगी, तो वहां पे फिर दोबारा से वो सेम काम जो पहले से किया जा रहा था डेवलपमेंट के लिए वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो एमपी बनने के बाद में जो काम किए जाते हैं कंस्टिट्यूंसी में, उसके इंसेंटिव को कम कर देगा। रोटेशन का ये है, तो इसके रोटेशन बेसिस पे जो सीटें हैं वो आपको फायदा भी देती है और आप काफ़ी नुकसान भी हो जाते हैं इससे, और इससे परपेचुएट हो सकता है प्रॉक्सी कल्चर का, जैसे कि सरपंच पति जैसे होता है, ऐसे भी यहाँ पे आपका लेजिस्लेशन में और पार्लियामेंट में यही सिस्टम देखने को मिल सकता है। इसके साथ में डाइवर्ट कर देगा टेंशन को फ्रॉम लार्ज इश्यूज ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, इन पार्टी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसके हट के दूसरी जगह इसका डाइवर्ट हो जाएगा टेंशन। ठीक है, तो ये चीज़ भी इससे देखने को मिलेगी। और लेजिस्लेटिव जो पोजीशन है वो भी वुमन के लिए मे गो टू वुमन एट द कॉस्ट ऑफ सर्टेन क्वालिफाइड मैन लूजिंग आउट। यदि कहीं कोई सीट है, जैसे मैंने अभी बताया 33 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, तो यहाँ पे यदि जैसे 30% हो गया तो लगभग 11 सीट हमने दे दिया वुमन को। अब यहाँ पे 11% वुमन को दे दिया सीट है कि यहाँ पे वुमन ही लड़नी चाहिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे क्वालिफाइड मैन हो जो जीत सकते थे, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए काम कर सकते थे, लेकिन वो अब नहीं इलेक्ट हो पाएंगे क्योंकि वहाँ पे रिजर्व कर दिया गया। तो ये भी चीज़ देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। और ये वुमन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है तो इसमें से एक दो पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब देखिए कि वुमन रिजर्वेशन बिल का कोई अल्टरनेटिव है क्या? तो अल्टरनेटिव होने के लिए ये देखिए, जैसे कनाडा, यूके, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे जैसी जो कंट्रीज हैं, इन्होंने सीटों को रिजर्व रखने के बजाय जो अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पे सीटों को वुमन के लिए रिजर्व रखा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने भी सजेस्ट किया है कि जो कैंडिडेट का वुमन कैंडिडेट का जो कोटा है उसको भी फिक्स कर दिया जाए पार्टियों के लिए, तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको जो ऑर्डिनरी अमेंडमेंट है आरपीएम है उसमें सुधार लाने की अमेंडमेंट की जरूरत है। तो ये ऐसा इलेक्शन कमीशन का सजेशन है। इसी के साथ में आपका ऐसा भी हो सकता है कि अनदर अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि ड्यूल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी हो। ठीक है, तो ये भी ऐसी चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं। और ड्यूल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी इसको आप एक बार पढ़ लेना और आपको गूगल सर्च भी कर लेना, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि दो लोग एक साथ नॉमिनेट हो, एक साथ लड़ें और उसमें एक वुमन हो। ये सारे काफ़ी अल्टरनेटिव ऑप्शन है। इसके साथ में लैक ऑफ रिगरस एविडेंस ऑफ एफिकेसी ऑफ दिस अल्टरनेटिव हैज़ लिमिटेड द स्कोप ऑफ अडॉप्शन ऑफ दीज प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइज। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, तो ये चीज़ें एफिकेसी को इम्पैक्ट करती हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ में अब यदि आगे की बात करें तो पॉलिटिकल कमिटमेंट और रिगरस आपका एविडेंस जो है नेसेसरी है डेलिब्रेट करने के लिए, डिबेट करने के लिए लेजिस्लेशन में। और इसके साथ में ही चेंज इन द मेल डोमिनेंट वैल्यू सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बहुत ज़रूरी है। वुमन एम्पावरमेंट के लिए आपको ये देखिए, आपने पॉलिटी तैयार किया हुआ, आपको ये सब चीज़ें पता है। वुमन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है? तो आर्टिकल 15(3) है कि जो गवर्नमेंट जो है आपकी वो जो लेजिस्लेशन है वो आपको स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। स्टेट इज empowered टू मेक स्पेशल प्रोविजन लेजिस्लेटिव और अदरवाइज टू सिक्योर वुमन सोशल पॉलिटिकल एडवांसमेंट। 325 में देखिए क्या है कि गारंटी इक्वल राइट टू बोथ सेक्सेस एंड है आपका एंटाइटल वुमन टू एंजॉय इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल राइट्स ऑन एन इक्वल फुटिंग विद मैन। इसके साथ में इंटरनेशनल एग्रीमेंट यदि इंडिया ने साइन किया हो तो वो है CEDAW। CEDAW आपको याद रखना है, इसका ये मतलब है कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन। तो इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए और कहीं पे भी आप इसको टेक सकते हैं, कहीं पे भी इसको चिपका सकते हैं और बहुत ही आपका इफेक्टिव आंसर बनने वाला है इन दो चीज़ों से। वुमन के फील्ड में इंटरनेशनल याद रखें इसको, इंटरनेशनल एग्रीमेंट कन्वेंशन में एक तो है CEDAW, उसको याद रखें CEDAW याद रखना। डी को आगे पीछे नहीं करना, यहाँ पे CDAW नहीं करना, CEDAW। CEDAW ऐसे याद रख सकते हैं इसको, कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, रेटिफाई किया इंडिया ने 1993 में LPG रिफॉर्म्स के बाद में। ऐसे इसको लिंक करके देख लें। इसमें क्या करता है कि अप्रोप्रिएट मेजर प्रोवाइड करता है लेजिस्लेशन से रिलेटेड। इसके साथ में इंश्योर करता है फुल एडवांसमेंट ऑफ वुमन एंड एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन। देखो इससे ही पता चल गया डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है वुमन के खिलाफ, तो ये आपको इतना सा पता होना चाहिए बस।
बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, जिसको बोलते हैं BPFA 1995, इसके 2 साल बाद में आया आपका BPFA, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, एफ इसमें स्मॉल है, 1995, 2 साल बाद में ये है। और इसमें देखिए इंडोर्स किया है अफर्मेटिव एक्शन फॉर वुमेन पॉलिटिकल स्पेयर फॉर द अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो टर्म है डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अलग से नोट कर लेना, ये अलग से पेज बना लेना, स्टिकी नोट्स टाइप में जो येलो कलर के आपके जो नोट्स की जो वो आते हैं जिसको आप स्टिक कर सकते हो, वहां पे ये चीज लिख लिया करो, डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ई वुमेन एम्पावरमेंट आपको पता है पहले से, अचीव द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एसडीजी को आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं, एसडीजी। उसके साथ में डेमोक्रेसी जो है इसको, इसके ट्रांसफॉर्मेशन जिसको आप याद रखना है डीटी, डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2 चीजें हैं आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और डेमोक्रेटिक जहां पे कुछ अलग फील्ड की बात हो तो डेमोक्रेसी को हटा के आप ट्रांसफॉर्मेशन को तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वे फॉर्मेट में आप इसको कहीं पे भी ले सकते हैं। एसडीजी गोल्स को अचीव करना, ठीक है, और सेक्शन को किसी को एम्पावर करना और ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका वे फॉरवर्ड बन सकता है। वो हर आपका जो सोसाइटी से सोशल इश्यू से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें ये आप लगा सकते हैं। अब यदि बात करें, ये हमने कर लिया, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, PLFS सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं। 2019 और 20 के यदि डेटा की बात करें तो इसने कहा है कि फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर में वो बढ़ा है। बढ़ा क्यों है? क्योंकि आपको पता है 2019-2020 की बात है, तो 2020 में तो आपका कोविड आ गया था, ठीक है, और उस टाइम तो क्या है कि जो लोग शहरों में थे वो भी गांव पहुंच गए, लेकिन ये डेटा पहले का है। तो उस टाइम पे जो मेल है वो तो अपने जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, बाहर गया, गाँव से बाहर गया, तो गाँव में जो बचा वो वुमन बची। अब ये करेंगे आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो ये 2019-2020 का डेटा है, तो ये आपको पिछले डेटा ही बताएगा। यदि अभी नया डेटा जो आएगा वो आपको बताएगा कि पार्टिसिपेशन रेट घटा है, ठीक है। तो आपको ये इतना ध्यान नहीं रखना, बस आपको पता होना चाहिए कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, बढ़ा है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा डेटा याद रखिए कि जो 45.6% था, लगभग 45% से कितना हो गया है, सॉरी कितने से 42 से 45 हो गया, बढ़ा है ना, तो 42 से 45% हो गया है, 45% हो गया 2019-20 में, पिछले साल के कंपेयर में। अब यहाँ पे देखिए शार्प इंक्रीज है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, कितने परसेंट का? 5.5% का, ज़्यादा खास नहीं है, 5% का ग्रोथ, ठीक है। आपको याद रखना है ये 45%। ऐसे आप यदि हर चीज़ की हर एनुअल ग्रोथ याद रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप तो बस याद रखें 45% पहुंचिए। ऑलमोस्ट एंटायर राइज इन वर्कफोर्स वाज अकोमोडेटेड बाई एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जो भी वर्कफोर्स में जो राइज हुआ है वो अकोमोडेट कर लिया एग्रीकल्चर ने। इसी के साथ में फिनोमेना जो है इंक्रीज हुआ है पार्टिसिपेशन बाय वुमन इन एग्रीकल्चर एज फेमिनाइजेशन ऑफ द एग्री वर्कफोर्स। जो एग्रीकल्चर में जो लगी हुई वर्कफोर्स है उसका फेमिनाइजेशन हुआ है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये आप टॉपिक कहीं पे भी, ये पॉइंट आप कहीं ले सकते हैं, इसको आप मॉडल लगा लो और नोट कर लो। इसको नोट करने वाली चीज आपसे मैं बता दूंगा कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है, ये भी आपका बड़ा है। अब यदि बात करें आगे, देखो ये है आपका विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट, टर्म कैन बी यूज टू डिनोट फेमिनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर, डिसप्रपोर्शनेट कंसंट्रेशन ऑफ वुमन। क्योंकि इंडस्ट्री जो है आपका उसमें डिसप्रपोर्शनेट कंसंट्रेशन है, एक जगह पे सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है वुमन का पार्टिसिपेशन, तो ये डिसप्रपोर्शनेट कंसंट्रेशन है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो पॉइंट है ना, सॉरी मैं बार बार टॉपिक बोल देता हूँ, ये जो पॉइंट है, पॉइंट आप लिख लें, इनको नोट कर लें। डिसप्रपोर्शनेट कंसंट्रेशन, ये आपका फेमिनाइजेशन ऑफ एग्री वर्कफोर्स, ये चीज़ें आपको बहुत ही इम्पैक्ट, क्योंकि आंसर हर लोग जो मेंस लिखेगा वो सब, जो एस्पायरेंट है वो सब चीज़ें वही लिखेगा जो आप लिख रहे हैं। बस आपका जो कीवर्ड्स हैं, आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत ही मैटर करती हैं। राइटिंग इतनी मैटर नहीं करेगी जितना आपका राइटिंग स्किल मैटर करेगी, ठीक है। ये चीज़ें अब देखिए फैक्टर क्या है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के, माइग्रेशन है मैन का, वुमन लेबर इंश्योर करता है आपका प्रोसीजरल जो आपका कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोसीजर हो गया आपका पूरे एग्रीकल्चर का, तो उसमें प्रोडक्शन जो है उसका कॉस्ट को कम रहता है वुमन यदि पार्टिसिपेट करती है तो। इसके साथ में वुमन आर प्रेफर्ड फॉर लेबर इंटेंसिव, जैसे चाय की जो बागान है, टी प्लांटेशन जो है उसमें काम कर सकती हैं, लेबर इंटेंसिव वर्क कर सकती हैं। इसके साथ में सोशो कल्चरल जो पार्टिकुलर नॉर्म्स हैं वो भी प्रिवेंट करती है देम फ्रॉम ज्वाइनिंग नॉन एग्रीकल्चर वर्क, इसलिए वो क्या करती हैं आपके एग्रीकल्चर में ही रहती हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है सिर्फ वुमन के हिसाब से, जो कि आपको बताता है कि कौन से सेक्टर्स में वुमन पार्टिसिपेट करती हैं। तो या तो आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए या फिर आप ऐसे बना लीजिए, और मैं आपको एक पेज जो मैंने बना रखा है वो भी आपको शेयर कर दूंगा कि एग्रीकल्चर में आपका 71%, ठीक है। इसके साथ में आपका अगला है, इसके बाद में दूसरा कौन सा है? अदर्स। तो अदर्स को आप छोड़ दीजिए, इसके साथ में आपका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग है कितना? 9%। आपका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कितना है? 6%। और आपका जो हॉस्पिटलिटी है वो है आपका 4%। तो देखिए आपको याद रखना है AMCH, और इसको याद रखना है 71090604,
ये याद रखें आप। जैसे किसी जगह का जिप कोड या पिन कोड याद रखते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं AMCH 7964 7169 964, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अलग से इतना डेटा लिखना है आपको, बार बार रिवाइज करोगे इजीली ये चीज़ें याद हो जानी है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इसके बाद में कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, आई होप ये आप कर चुके हैं, कर सकते हैं और कर लिया होगा अभी तक। इसके बाद में एग्रीकल्चर में फेमिनेशन गुड है या बैड है, कैसा है, तो वो चीज़ इसके बाद में यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। वुमन को ब्रिंग करना है इनटू द पब्लिक स्पेयर, लेबर विजिबल, जो आपका इट डज मेक देयर लेबर विजिबल, मतलब घर के डोमेस्टिक जो चोर्स जो होते हैं, काम होते हैं, उसमें वुमन का जो वर्क है दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसे काम एग्रीकल्चर में दिखाई देता है कि हाँ वुमन ने ऐसा ऐसा किया है। इट कैन पोटेंशियली लीड टू बिल्डिंग वुमेन्स स्किल एंड कॉन्फिडेंस, स्किल डेवलपमेंट होगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, अपॉर्चुनिटी होगी ऑर्गेनाइज और एनहेंस करने की देयर बार्गेनिंग पावर। इसके साथ में नेगेटिव क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर आउटपुट घटता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, मार्केट इन्फॉर्मेशन बस नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वो तब कब होगी, जब उनका स्किल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मोर एंगेजमेंट इन एग्रीकल्चर इन पीक सीजन एसोसिएटेड विद डिक्लाइन इन न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट किसको, वुमन का खुद का जो न्यूट्रिएंट है वो इनटेक भी घट जाता है। ठीक है, ये चीज़ बात की गई है। कन्फाइंड टू ट्रेडिशनल लो पेइंग रोल सच इज विनोइंग, हार्वेस्टिंग। ठीक है, जैसे गुडाई, निराई गुडाई वगैरह जो चीज़ें होती है उनमें पार्टिसिपेट कर पाती है, बाकी जो ट्रैक्टर चलाना है, जो आपका जो ढंग से पेस्टिसाइड यूज़ करना है, वो इनमें नहीं कर पाती वुमन। और दे आर एडिशनली बर्डन विद हाउस होल्ड चोर्स दैट अंडरमाइन द वेल बींग ऑफ द वुमन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो वेल बींग है वुमन की एग्रीकल्चर में, उसको भी अंडरमाइन करता है जो आपका एडिशनल बर्डन जो और बाहर बढ़ा देता है। इसके बाद देखिए वे फॉर एम्पावरिंग वुमन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो एम्पावर करने के तरीके क्या है, तो देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि ऑनरशिप बढ़ा दो लैंड की। राजस्थान गवर्नमेंट चलाती है भामाशाह योजना। ठीक है, पहले चलाती थी भामाशाह योजना, अभी दूसरी स्कीम लगा दी है, उसको बोलते हैं चिरंजीवी, शायद कुछ ऐसा याद है, मुझे याद है चिरंजीवी योजना तो है मेडिकल में, जिसको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए है चिरंजीवी। अभी कोई दूसरा है, हाँ सॉरी, जनाधार कार्ड अभी चल रहा है, जनाधार कार्ड। ठीक है, तो इसमें भी घर की जो मुखिया है वो वुमन रहती है। इसी के साथ में जो लैंड है उसकी ऑनर्स भी क्यों होनी चाहिए, वुमन होनी चाहिए, ताकि उनको क्या है कि एक तो उनको अवेयरनेस हो सके, इसके साथ में उनको खुद का रेस्पेक्ट उनकी बढ़ सके, और उनका जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग वो भी आपका बढ़ सके। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ओनरशिप ऑफ लैंड, वुमन सेंट्रिक जो आपका एक्सटेंशन सर्विसेज है वो होनी चाहिए, जैसे अंडर फार्म मैकेनाइजेशन है। इसके साथ में फोकस ऑन इनोवेटिंग फार्म मशीन्स हैं दैट आर बेटर सुटेड फॉर फीमेल यूज विद वी रिवार्डिंग। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, वुमन सेंट्रिक एक्सटेंशन सर्विसेज होनी चाहिए। इसके साथ में पॉलिसी मेकिंग में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जेंडर बजटिंग होनी चाहिए, क्योंकि 2021-22 में आपको यह पता होना चाहिए कि 5% जो आपका टोटल बजट था वो सेंसिटिव था टू जेंडर न्यूट्रल आउटकम एंड फोकस था स्पेशली ऑन वुमन सेंट्रिक स्कीम, दिस हैज टू बी इंक्रीज। मतलब 5% बहुत कम है, 100% का 5% ये सिर्फ वुमन के लिए। देखो पॉपुलेशन है आपका वुमन और आपका जो आपका मैन है, पॉपुलेशन में लगभग 50-50% इनका कंट्रीब्यूशन होता है, लगभग 50% मेल 50% फीमेल होते हैं। लेकिन आपकी जो बजटिंग है, जेंडर बजटिंग, जो आपका बजट जो बनता है उसमें जेंडर बजटिंग सिर्फ 5% है, मतलब जेंडर न्यूट्रल आउटकम जो है वो आपके 5% ही, इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। सिविल सोसाइटी का रोल और बढ़ना चाहिए, जैसे कि आपका ये आप देख सकते हैं कि डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी तेलंगाना में है, और आपका मुसार मंच है एंड एक्शन एड जो है आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये आपको देखने को मिलेंगे। ग्रुप है, ठीक है, तो ये सिविल सोसाइटी ग्रुप की तरह काम करते हैं वुमन एम्पावरमेंट के लिए। और इसके बाद में आप देखिए स्ट्रेंथन करना है अल्टरनेटिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को। ये बेसिक टॉपिक है, आपको ये बेसिक पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। जैसे मनरेगा स्कीम है वो आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देती है, 100 डे का वर्क देती है और फिक्स एम्प्लॉयमेंट देती है, ये चीज़ पता होना चाहिए। इसके साथ में और भी कुछ पॉइंट बच गया है, हाँ ये नहीं बचा, अब ये देखते हैं इधर कि एग्रीकल्चर सेक्टर में चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंजेस सबको पता है, वेज डिस्पैरिटी है, वुमन काम करेगी तो कम पैसा मिलेगा, मेल करेगा तो ज़्यादा मिलेगा। 90% वुमन ओन जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बहुत छोटी है, स्मॉल है, मार्जिनल है। इसके साथ में पॉलिसी मेकिंग में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आदमी सरपंच ग्राम सभा की बैठक लेता है, जो मेल है वो वहाँ जाते हैं, वुमन का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ऐसे ही इसके ऊपर की जो बॉडीज है उसमें भी कोई वुमन का पॉलिसी मेकिंग में इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वुमन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज फार्मर्स, काम भले ही वुमन कर रही हैं, पूरा काम एग्रीकल्चर को वुमन कर रही है, लेकिन जो जाना जाता है खेती कौन कर रहा है तो वो मेल के नाम से जानी जाती है। साथ में डिफरेंशिएटेड एक्सेस है टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड मार्केट के लिए और रिसोर्सेज के लिए जो आपका एक्सेस है वो बहुत अलग अलग है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब देखिए ये तो हो गया आपका एग्रीकल्चर वाला टॉपिक। अब देखिए वुमन इन साइंस टेक, स्टेम जिसको बोलते हैं, साइंस टेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आगे इसमें जोड़ के मेडिकल भी जोड़ दिया गया, स्टेम कर दिया गया इसको।
ठीक है, तो ये देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पिक्चर ए साइंटिस्ट डॉक्यूमेंट्री है डिपिक्ट द ग्राउंड स्वेल ऑफ वुमन साइंटिस्ट। इतना कुछ याद आपको याद रखना है, पिक्चर ए साइंटिस्ट ये आपकी डॉक्यूमेंट्री थी, इतना आपको याद रखना है। और इसका एम है, इसका है वर्क कर रही है टू फर्दर जेंडर इक्विटी इन स्टेम विद द एम टू फोस्टर डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन। ये पता होना चाहिए। डेटा बैंक की यदि बात करें कि वुमन का स्टेम में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो स्टेम जो ग्रेजुएट है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें 43% जो है इंडिया में वुमन है, जबकि ग्लोबली कितना है 35%। तो ये तो हुई अच्छी चीज बात, ये तो हुई ग्लोबली अच्छी चीज कि 35% ग्लोबल एवरेज है, और हमारे यहाँ पे इस टाइम में 43% आपका जो स्टेम ग्रेजुएट है वो वुमन है इंडिया में। लेकिन ग्लोबल एवरेज 30% है आपका किसमें, रिसर्च में ग्लोबली, और 14% है आपका इंडिया का। 40%, इसको ऐसे लिख सकते हैं 14% बाई 30, मतलब ग्लोबल 30 है, हमारा इंडिया का 14% है किसमें, रिसर्च में। 43% स्टेम ग्रेजुएट इंडिया में है, 35 है ग्लोबली। इसके साथ में आपके 15% फैकल्टी जो है, फैकल्टी पोजीशन है साइंस में इन इंडिया, वो वुमन के द्वारा। बाकी आपका जो 85% है वो मेल डोमिनेटेड है, मेल ऑक्यूपाइड है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको इसको लिख लेना। 43/35 आपका इसमें स्टेम ग्रेजुएट, 43/35, 14/30 और आपका 15% फैकल्टी। ये एजुकेशन में स्टेम वगैरह में वहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, पैट्रियार्कल कल्चर है, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओनली 11% जो कॉलेजेज हैं वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व है वुमन के लिए, बाकी मेल के लिए या फिर को करिकुलम एक्टिविटीज़ वाले जो स्कूल है उसमें है। स्कूल, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह सबके लिए है। इसके साथ में रिपरकशन है ऑफ परसीव्ड वुमन फ्रेंडली मेजर्स। और इसमें है जेंडर गैप काफ़ी, जेंडर गैप तो आपको सब जगह मिलेगा, वुमन फ्रेंडली मेजर्स है वो कम है, ये चीज़ देखने मिलेगी। मेजर्स क्या है, क्या क्या हम ले सकते हैं, तो इस टाइम में आपका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो इंक्रीज किया जाना चाहिए, सेफ ट्रेवल होना चाहिए, चाइल्ड केयर लीव बढ़ानी चाहिए और वो मेल पेरेंट्स तक बढ़ानी चाहिए, ताकि यदि वुमन अपने एकेडमिक जो वर्क है निकली जा रही है रिसर्च वर्क के लिए, तो उसके लिए मेल पेरेंट को वहाँ पे छुट्टी मिले, लीव मिले, तो वो चाइल्ड केयर कर सके। और केयर इकोनॉमी की बात हम आगे चल के भी इसमें करेंगे। अब पब्लिक फंडिंग है, वो जो क्रैश जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वर्क प्लेस पे, वो भी और बढ़नी चाहिए और पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए। इसके साथ में वुमन का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए आपका किस में, डेवलपिंग सॉल्यूशंस नीडेड टू अचीव द UN SDG। तो वुमन से रिलेटेड जो SDG हैं, जेंडर गैप से रिलेटेड SDG हैं, उनको अचीव करने के लिए वुमन पार्टिसिपेशन इंश्योर होना चाहिए। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, ये यट्टा मार लेना, इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीधा सीधा लिख देना है। मैंने बताया आपको 150 वर्ड का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको 5 पैसेज आपको लिखना है, 5 पैराग्राफ आपको लिखना है 6/5, या तो 5 लाइन का 5/6 इसको कर लो, 5/6/5, तो आपका ये आंसर होता है। मतलब 5 लाइन का 6 वर्ड का 5 पैराग्राफ आपको लिखना है, तो एक पैराग्राफ आपका हो जाना चाहिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो आप एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है गवर्नमेंट का। और मैं मानता हूँ कि ये जो 5 टॉपिक है, 5 पॉइंट है, ये आपका आराम से 30 वर्ड कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इतना कुछ हो गया, 150 वर्ड का आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप किरण स्कीम लिखेंगे, फुल फॉर्म आना चाहिए नॉलेज इन्वॉल्वमेंट रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग स्कीम। ये स्कीम है, इसमें डैश लगा लिखना इनकरेज वुमन साइंटिस्ट। ठीक है, तो नॉलेज इन्वॉल्वमेंट रिसर्च है, तो आपका साइंटिस्ट को इनकरेज करने के लिए वुमन को। इसके साथ में आपका है सर्ब पावर, तो सर्ब है आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, पावर का मतलब प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमन एंड एक्सप्लोरिंग रिसर्च, मतलब ये भी रिसर्च से रिलेटेड है। तो सर्ब पावर, किरण स्कीम, विज्ञान ज्योति स्कीम, ये आपका है इनकरेज करती है गर्ल स्टूडेंट को 9 से 12 तक की को, ताकि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो आपके पर्टिकुलर एरियाज हैं उनमें एजुकेशन उसमें ले सके। इस साथ में गति स्कीम है, गति स्कीम का फुल फॉर्म आपका जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। ये डेवलप करेंगे आपका कॉम्प्रिहेंसिव चार्टर एंड ए फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग जेंडर इक्विटी इन स्टेम। अब देखिए यहाँ से 2 चीज आपको पता चला, डेवलप करना है कॉम्प्रिहेंसिव चार्टर, तो आपको चार्टर वर्ड लिखने लेना है, कॉम्प्रिहेंसिव चार्टर प्लस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जैसे 2 टॉपिक मैंने पॉइंट ऊपर बताया, ऐसे यहाँ पे एक चार्टर, कॉम्प्रिहेंसिव चार्टर डेवलप करना और फ्रेमवर्क करना असेसिंग जेंडर इक्विटी इन स्टेम। तो आपका जो जेंडर गैप है उसको यहाँ पे पार्ट दिया जाएगा, यहाँ पे उनको कम कर दिया जाएगा। तो गति स्कीम से होगा जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, और ये आपका स्टेम जो है मैंने अभी बताया कि एक एम और जोड़ दिया, वो आपका मेडिसिन का जोड़ा गया है, इंडो यूएस फेलोशिप फॉर वुमन। तो ये आपका एक पैराग्राफ इसमें हो गया। कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन तो आपको पता ही है क्या क्या लिखना है, और भी आप लिख सकते हैं, आप अलग से बनाए हैं नोट तो उसमें आप लिख लीजिए। ये कॉन्फ्रेंस चार्टर यहाँ पे नहीं लिखा हो तो वे फॉर्मूला लिख देना, और आपका जो फ्रेमवर्क बनाना है
असेसिंग जेंडर इक्विटी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ में ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, एसडीजी ट्रांसफॉर्मेशन वही कंक्लूजन रहने वाला है, और विजन आईएएस में तो मेनली यही रहता है, ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चर ऑफ स्टेम फील्ड इन द की ऑफ नैरोइंग जेंडर गैप। एसडीजी आ गया, देखो इसमें नाम लिख दिया, यहाँ पे एसडीजी 5 को लिख दिया, और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया। एक्शन मस्ट बी टेकन टू ब्रॉडन द कल्चरल नॉर्म्स फॉर स्टेम प्रोफेशनल, जो अभी ऊपर इतना सारा पढ़ा वो हो गया। तो ये आपका एक पैराग्राफ ये हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ कंक्लूजन का हो जाएगा। ऐसे आपके 3 पैराग्राफ बचे, एक में इंट्रो लिख दिया, 2 में रीजन्स और आपके जो मेजर्स है वो लिख दिया, आपका वुमन का पार्ट पूरा हो गया। जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, जितना थोड़ा थोड़ा याद रहता है, 2-4 लाइन है, सब भर देना, पूरा आपका आंसर हो जाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ज्यादा रट्टा भी नहीं मारना कि आपको एग्जाम में याद ही ना रहे। तो आगे चलते हैं। परमानेंट कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, नहीं कह सकते, लेकिन पता होना चाहिए। परमानेंट कमीशन की बात करेंगे तो आपका डिफेंस एरिया में बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें शामिल होने वाली है। वुमन ने दे दिया है, क्रोनोलॉजी आपको बस पता होना चाहिए, लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, ऐसा आने वाला एग्जाम में नहीं है। एमएनएस सर्विसेज जो होती है इसमें वुमन पहले से ही है। एमएनएस सर्विसेज में इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में 1888 से है, और ये आपका 90 मे बी ये 1988 हो सकता है, क्योंकि शायद इतना पुराना एमएनएस तो नहीं होगा। आप इसको चेक कर लेना एक बार, मैंने इसको चेक करने की कोशिश की लेकिन अभी फिर से याद आया कि मैंने चेक नहीं किया है। 1992 में आपका नॉन मेडिकल रोल के लिए भी इनको जोड़ा गया, जैसे ऑर्डिनेंस कोर होती है, आर्मी एजुकेशन कोर होती है, और आपका जज एंट्री जो होती है, जो जज एडवोकेट जनरल होते हैं उनके थ्रू भी आपका यहाँ पे 1992 में वुमन को नॉन मेडिकल रोल। तो आपको देखना यहाँ पे नर्सिंग में एमएनएस आपको लिखना है, एमएनएस में आपका नॉन मेडिकल में। वैसे मैं फालतू में आपका टाइम वेस्ट वर्क कर रहा हूँ इसको करवा के इस परमानेंट कमीशन वाले टॉपिक को, बाकी आपको इतना पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत लिख लेना। फाइटर पायलट में इसको 2015 में जोड़ दिया गया, वो 3 पायलट थी उनको बना क्या कमीशन किया गया था। और 2022 में आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मनीता जो आपका बबीता पूनिया है उसको सुप्रीम कोर्ट, उसका केस था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेज बबीता पूनिया केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि परमानेंट कमीशन वुमन को दे दिया जाती है। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी था, एमएनएस, नॉन मेडिकल, फाइटर पायलट, और आपका केस जीत लिया वुमन ने 2020 में, इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए इसके साथ में देखिए ये आपका कुछ खास नहीं है। परमानेंट कमीशन की बात क्या है, करियर हो जाएगा आर्म फोर्स में टिल रिटायरमेंट बढ़ जाएगा आपका। अभी क्या होता है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है उसमें 10 साल की सर्विस होती है और 4 साल का एक्सटेंशन होता है, मतलब 10+4 ईयर का करियर होता है एसएससी में शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है। लेकिन अभी उनका क्या हो जाएगा, ये टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसके साथ में इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, करियर डिसाइडेड टू अकॉर्ड परमानेंट कमीशन टू वुमन इन डिफेंस सेक्टर, डिफेंस फोर्सेज, ये बढ़ा दिया गया है। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.56 1.6.5। तो आपको पता होना चाहिए नेवी में वुमन सबसे ज्यादा है, मर्चेंट नेवी में, ऐसा जो नेवीज है एसएसआर वगैरह उनमें सब में ये है। एसएसआर में तो सही नहीं है, लेकिन और जो पार्ट है नेवी के उसमें है, लॉजिस्टिक वगैरह में। एयरफोर्स में 1.08% और आर्मी में बहुत कम है 0.56%। और ये ध्यान रखना है 0.56% ये वही है जो टोटल रिसर्च एकेडमिशियन होते हैं इंडिया में, टोटल रिसर्च एकेडमिशियन जो आपका हायर एजुकेशन में उनका रेशियो है, मतलब रिसर्च जो कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, वो टोटल हायर एजुकेशन करने वाले लड़कों का 0.5% ही है जो रिसर्च करते हैं इंडिया में, और यही आपका आर्मी का रेशियो है वुमन का। और याद है इसकी कोई जरूरत नहीं है, रशियन आर्म फोर्स में 10% वुमन है, यूएस में 16% है, क्योंकि वहाँ पे उनकी इकोनॉमी डेवलप है, लोगों को और भी बहुत काम है, तो मिलिट्री में कम जाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट क्या है उनको प्रमोट करती है कि वुमन भी उसमें करे। और वहाँ पे वॉलंटरी सर्विसेज की जगह जो कंपल्शन होता है उनको मिलिट्री में सर्विस देने का 2 या 4 साल का, तो वो उनकी अलग स्ट्रेटजीज है। और आप देख रहे हैं यूक्रेन रशिया वार में क्या चल रहा है, जो सोल्जर्स को जो 4 साल के लिए आए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए आते हैं टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पे, वो कैसे उनको रसिया को जता रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ में देखिए कि रीजन 4 नॉट ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन, और इसके बाद में रीजन 4 परमानेंट कमीशन टू वुमन क्या क्या है, तो लीडर के रूप में एक्सेप्टेंस कम है, फिजिकल लिमिटेशन है वुमन की, और सेक्सुअल हैरासमेंट, लेक ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सेपरेट टॉयलेट वगैरह भी कम है हमारे पास में। परमानेंट कमीशन के सपोर्ट में क्या क्या है कि वॉलेटेड राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी कहीं भी जोड़ दो इसको, जहां पे मतलब आपको बराबर चीजें नहीं है, राइट टू इक्वलिटी वहां पे आपका वॉयलेट हो रहा है। रिलैक्सेशन फॉर फिजिकल क्राइटेरिया इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड सोल्जर्स फ्रॉम हिली स्टेट, मतलब लो आदमियों के लिए भी जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, उनकी हाइट भी कम है, तब भी हिल एरियाज के स्टेट वालों को कम हाइट में उनके आर्मी में ज्वाइन कर लिया जाता है, तो हम क्यों नहीं कर सकती, वुमन क्यों नहीं कर सकती, तो ये इसका परमानेंट कमीशन देने का रीजन है। और इसके साथ में मेरिट शुड बी द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द इंडक्शन एंड प्रमोशन एट वर्क प्लेस, तो लड़कियां जब एग्जाम क्लियर कर सकती हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड जो उनके लिए अलग से बनाए गए हैं उनको क्लियर कर सकती है, तो उनको भी ज्वाइन करना चाहिए, परमानेंट कमीशन को दिया जाना चाहिए। आपका काफ़ी शायद मैंने 4-5 मिनट इस पर वेस्ट कर दिया, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए। सेक्स रेशियो बढ़ेगा इससे,
रिलीवेंस ऑफ ग्रांटिंग एलिजिबिलिटी फॉर परमानेंट कमीशन, क्या है इससे रिलीवेंस क्या है? इंप्रूव सेक्स रेशियो, मोर अपॉर्चुनिटी फॉर वुमन, वॉइस एंड डिसीजन मेकिंग। ये आपको कहीं पे भी आंसर, ये जो पॉइंट आप चिपका सकते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, कैंटीन वगैरह फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है, वो सब चीज़ें। लेकिन अब इतना करने के बाद में आप ये देखिए, परमानेंट कमीशन आपने दे दिया वुमन को, आप सर्विसेज पे जोड़ रहे हैं और ऊपर से आपने चला दिया टूर ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो अब ये सर्विसेज तो उनको फिर से खत्म हो गई, ये टॉपिक तो आप खत्म ही छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए तो चलो ये चलेगा। और स्पिन ऑफ सोशल बेनिफिट, जैसे मोर वुमन इन डिफेंस फोर्स वुड रेज द सोशल स्टेटस ऑफ वुमन, तो उनकी शान और शौकत बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, स्पिन ऑफ सोशल बेनिफिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पे भी चिपका सकते हो इसको, स्पिन ऑफ सोशल बेनिफिट। वे फॉरवर्ड क्या है? आपको वुमन सेंट्रिक नीड को अकोमोडेट करना है, कॉम्बैट विंग्स में वुमन को ओपन करना है, और उसके जो कॉम्बैट विंग्स है वुमन के लिए ओपन करना है, मेक मिलिट्री ल्यूक्रेटिव फॉर वुमन, इसके साथ में ट्रेनिंग देना है सिंस चाइल्डहुड। और मूवीज़ वगैरह देख के लड़कियों को भी, लड़कों को जैसे लड़के हैं मोटिवेट होते हैं मूवीज़ देख के मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए, ऐसे वुमन भी मोटिवेट हो जाती हैं और उनको फिर उनके लिए ट्रेनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह से आपको मैं बता दूं कि रिसेंटली आपका जो मिलिट्री स्कूल है IMS, इंडियन मिलिट्री स्कूल, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो आपका अजमेर है, वहाँ पे अभी शायद 15 जो गर्ल्स हैं, 15 गर्ल कैडेट को उसमें 6 स्टैंडर्ड से उनको ज्वाइन किया गया है। उसमें एक आपका एक 15 गर्ल्स हैं, उनको वहाँ पे ज्वाइन करवाया गया है, और 6 स्टैंडर्ड में RMS अजमेर से। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल वगैरह से, ठीक है। ये चीज़ें मिलिट्री, ये जो वुमन, इसमें देखिए अभी कुछ महीने पहले बहस चल रही थी, तो यहाँ से पता होना चाहिए कि बस आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड ब्राइड जो है वर्ल्ड में उसका 1/3 इंडिया में है। एडोलसेंट जो गर्ल्स हैं जो 15 से 19 साल के बीच में है, जो मैरिड है, उसका 16%, मतलब 16% एडोलसेंट गर्ल्स जो है 15 से 19 साल में वो मैरिड है। मतलब टोटल जो मैरिड, जो टोटल लड़कियां हैं ना 15 से 19 साल में, उसमें से 16% एडोलसेंट गर्ल मैरिड है। दुनिया में चाइल्ड ब्राइड है उसमें से 1/3 इंडिया में है। और 785 केसेज, 789 केसेज जो है वो रजिस्टर्ड अंडर द, इसको बोलते हैं PCMA 2006, PCMA प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट तो 2006। तो 2020 में 785 केसेस जोड़े गए, लगभग आप इसको लिख सकते हैं 800 केसेस। इस साल में 2020 में 800 केसेस थे जो कि आपका प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के हिसाब से रजिस्टर किए गए। तो ये आपको डेटा याद रखना है। और दूसरा जो बात की गई थी वो थी आपके 18 से 21 साल बढ़ाने के लिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस इसको लाए गए थे बिल को 2021 में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ में सेंटर टास्क फोर्स, एक चीज, हाँ एक चीज और, बिल इज किसके बेस पे है तो आपको पता होना चाहिए। जय जेटली की जो हेड किया था सेंटर का टास्क फोर्स था, इसने नीति आयोग को अपना रिकमेंड किया, सबमिट किया रिपोर्ट दिसंबर 2020 में, उसके बेस पे ये बिल आया है 18 से 21 साल वुमन की मैरिज के लिए एज को बढ़ाने का। इसने क्या क्या मैटर को यहाँ पे कंस्टिट्यूट टू एग्जामिन मैटर पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड, आपका MMR है, लो कम करने के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन लेवल एंड रिलेटेड इश्यूज को कम करने के लिए। इतने चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो जेटली द्वारा जो सेंटर की टास्क फोर्स को हेडेड किया गया था उसने रिकमेंड किया नीति आयोग को, ठीक है। तो उसके बेस पे ये बिल आया है। की हाईलाइट क्या है, कोई जरूरत नहीं तक सब करने की आपको। एंशिएंट इंडिया में क्या था ये आप देख लेना एक बार, क्या क्या था आपका कॉलोनियल एरा में। एक तो आपका वो शारदा एक्ट था, उसने आपको फिक्स किया था मिनिमम एज 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल, ठीक है। 14 साल 18 साल था शारदा एक्ट, और ये था 1929 का शारदा एक्ट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1819, तो ये भी आपको AOC 1891 का, इसमें था 10 से 12 साल, मतलब फ्रॉम 10 to 12 ईयर विदाउट डायरेक्टली एड्रेसिंग द एज ऑफ मैरिज, ठीक है। तो एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स, इसमें एज मैरिज की बात नहीं की गई थी, लेकिन एज ऑफ कंसेंट की बात की गई थी 10 से 12 साल बढ़ाने की, तो 10 से 12 इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। और शारदा एक्ट ने 14 साल वुमन के लिए, 18 साल मेल के लिए, लड़कों के लिए शादी की उम्र फिक्स की थी। पोस्ट कॉलोनियल एरा में बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट, ये एक्ट जो है ना आपको एक बार याद होना चाहिए ढंग से, आप इनको कहीं भी चिपका सकते हैं। आप सेक्युलरिज्म में है या फिर आप मैरिज से रिलेटेड है, वुमन से रिलेटेड है, सोसाइटी में कहीं पे भी इन चीज़ों को लगा सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। हिंदू मैरिज एक्ट अगले साल 55 में आया। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA आपको पता 2006 में आया। इन्होंने सेट किया 18 साल लड़की के लिए, 21 साल लड़के के लिए शादी की उम्र। और इस्लाम में मैरिज ऑफ ए माइनर हु हैज अटर्न प्यूबर्टी इज कंसिडर्ड वैलिड, ठीक है। तो वहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, बस प्यूबर्टी यदि अटेंड कर लिया लड़की ने तो उसकी शादी की जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मिडाइवल वगैरह आप लिख देना वहाँ से पढ़ के। ये आपको याद रखना है
क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का है, 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है। फिर इसके साथ में ये सेंचुरी हुई खत्म 1936 में, 1936 में आया पारसी मैरिज एक्ट, तो ये आपका 1936 पारसी मैरिज एक्ट। 1937 ये आ गया आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत लॉ जो होता है आपका, वो 1937 में है। इसके साथ में देखिए बाद में आपका 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, और इसके साथ में अगले डिकेड में 1969 में ये आपका फॉरेन मैरिज एक्ट। आप इनको ऐसे ही रखना, आपको ये चीज़ें याद रखने में आसानी होगी, और मैं इसलिए इनको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बहुत जगह काम आना है, ठीक है। और आप इनको जब भी सेक्युलरिज्म की बात हो तो आप लिख सकते हैं कि ये एक्ट वगैरह अलग अलग है, या यूसीसी की बात हो, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, तो वहाँ पे भी इनको लगा सकते हैं कि अलग अलग कोड में अलग अलग रूल रेगुलेशन दिए गए, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये पता होना चाहिए, लिख लेना इसको ऐसे कैसे। रीजन क्या है सबको पता है, पैट्रियार्कल एटीट्यूड है, कल्चरल फैक्टर है, स्क्यूड सेक्स रेशियो है, पॉवर्टी है, इनएफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, कानून जो है उनको पालन नहीं करते, गरीबी इतनी है, सेक्स रेशियो बहुत खराब है, पैट्रियार्कल एटीट्यूड है, कल्चरल फैक्टर्स है। प्रोविजन ऑफ जो पीसीए में 2006 है, ये आपने पहले पढ़ लिया होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप इसको फिर से एक बार देख लेना। यहाँ पे अपन इसकी एक्ट की बात नहीं करेंगे, बस इसमें इतना पता होना चाहिए 18 साल लड़की के लिए वुमन की, 21 साल मैन के लिए शादी की उम्र होनी चाहिए। और इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या कहा गया था, इसमें बच्चा कहा गया, चाइल्ड कहा गया, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और हाँ ये देखो इसमें एक ये खास बात, ये इंपॉर्टेंट, ये आपको बता दूं, अभी तो खैर बड़ा हो जाएगा टॉपिक, लेकिन बता दूं कि अंडर एज मैरिज जो है उनको वैलिड करता है, लेकिन बट वॉइडेबल, मतलब वो वैलिड है लेकिन उन पे पनिशमेंट उनको दिया जाना, मतलब ये नहीं कि 18 साल से कम यदि शादी होगी तो शादी को वैलिड नहीं किया, बोले ये शादी शादी नहीं है, वो मैरिज तो है, वैलिड तो है, लेकिन उस पर क्या उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, ये चीज है। विच मीन्स दैट एन अंडर एज मैरिज इज वैलिड एज लॉन्ग एज द माइंड रिवॉल्व्स इन द मैरिज वांट टू रिमेन वैलिड। मतलब बच्चों को क्या पता कि शादी सही है या गलत है, वो तो बस करवा दी जाती है, तो वो मैरिज तो वैलिड है, लेकिन उनको जेल वगैरह जो होता है वो होता ही होता है, ठीक है। और ये देखिए आप थोड़ा सा पुराने नोट्स में से इनका जो मैगजीन थी उसी में से कॉपी पेस्ट मार दिया इन्होंने। मैरिज एक्ट का पॉजिटिव करने के लिए जेंडर न्यूट्रलिटी होगी, चाइल्ड मैरिज कम होंगी, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वगैरह ये जो चीज़ें बढ़ेंगी। और आप लिख देना एसडीजी में काफ़ी सारी चीज़ें वुमेन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वो चीज़ें बढ़ेंगी, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये सब बढ़ जानी है। लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या है, अगेंस्ट में देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सब बेसिक है, ये तो आपको पता है, लेकिन बेसिक इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिटिसिज्म क्या है एज ऑफ जो आपका मैरिज है इसको बढ़ाने के खिलाफ, तो है कि आपका डाइवर्जेंस इन वुमेन्स एजुकेशन एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है कि वुमेन के इनरोलमेंट बढ़ने के बावजूद भी हायर एजुकेशन में उनका पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में अभी तक नहीं बढ़ा है, ये खास बात है। इसके साथ में एवरेज एज ऑफ मैरिज है उसमें बढ़ा है, वैसे बढ़ गया वो चीज़, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा 2019 की बात से एवरेज एज टू मैरी फॉर वुमेन इज 22.1 ईयर, 22.1 ईयर। द चेंज हैज टेकन प्लेस लार्जली द एजुकेशन रेट अमंग वुमेन हैज इंप्रूव। एजुकेशन यदि बढ़ेगा, लिटरेसी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, तो वो ऑटोमेटिक अपनी चीज़ों को समझने लगेंगे। नॉट ए सॉल्यूशन फॉर चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज इससे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आप देखने को मिल सकती है कि इवन विद द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन बीइंग केप्ट एट 18 ईयर्स, चाइल्ड मैरिज कंटिन्यू टू प्रिवेल इन इंडिया। और आपने देखा था पीसीएमए के अंदर 885 केसेस 2020 में रजिस्टर हुए थे। तो अभी ये तो लीगल जो रजिस्टर नहीं हुए, वो डेटा आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि हकीकत क्या है। इस साथ में सेफेस्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, तो मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस बाय द कोहोर्ट एज 20 ईयर्स टू 24, रफली दोज मैरिंग एट एज 18 ईयर्स एंड हायर, इतना है। और इसके साथ में एब्यूज ऑफ लॉ है, कंट्राडिक्शन विद अदर लॉज है, जैसे ए पर्सन, ये इंपॉर्टेंट, ये इसको याद रखना, पता होना चाहिए। ए पर्सन अपॉन रीचिंग द एज ऑफ 18 कुड वोट बट कुड नॉट एक्सरसाइज द वोट ऑफ चॉइस टू मैरी। मतलब 18 साल वोट देने की उम्र तो है, मतलब इतनी समझदारी तो है कि आप एक नेता चुन सकते हैं, देश को कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, ये आपको अधिकार है, आपके पास समझदारी है। आपको ये नहीं पता कि आपको शादी किससे करनी है, राइट टू चॉइस टू मैरी ये नहीं है आपके पास में, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन है ये अदर लॉज के साथ में। एज पर द 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज 18 ईयर्स, बट आप शादी की उम्र करेंगे आपका 21 ईयर्स बढ़ा रहे हैं, और आपका एज ऑफ कंसेंट जो है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए वो 18 साल है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के हिसाब से, ये भी इसके अगेंस्ट में है, मतलब कंट्रडिक्शन है अदर लॉज के साथ। इसके साथ में चाइल्ड लेबर प्रोविजन और रेगुलेशन एक्ट कहता है 14 से 18 साल के जो लोग हैं वो हैजार्डस जो आपका ऑक्यूपेशन और प्रोसेस है उनके अलावा कहीं पे भी काम कर सकते हैं। मतलब 14 साल की एज और 14 ईयर्स होते हैं, आप काम तो कर सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन आपको शादी की उम्र, शादी करने का जो आपका राइट ऑफ चॉइस टू मैरी है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो गवर्नमेंट आपको डिसाइड करके देगी। तो आपको मतलब इतना यह पता होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अदर लॉज के
साथ में। तो मुझे लगता है कि टॉपिक काफ़ी लंबा खिंच गया, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको एक बार ये पता चल जाए। बाकी बहुत वे फॉरवर्ड में कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, चॉकआउट करना है उसको, वुमन का एम्पावरमेंट करना है, टारगेटेड अप्रोच करनी है चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए। इसके साथ में आपको अल्टरनेटिव वे ऑफ इंश्योरिंग जेंडर न्यूट्रलिटी करना है। और ये आपको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो सजेशन है ये याद रखना है, 2018 में इसने दिया था कि मिनिमम लीगल एज ऑफ मैन फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, ये किया था कि मतलब जो आदमी की उम्र है उसको 21 से 18 कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए कि LCI लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में कहा था कि 21 से 18 कर देनी चाहिए मेल की शादी की उम्र, ठीक है, और रिकमेंड किया था कीपिंग बोथ द जेंडर्स मिनिमम एज टू मैरी 18 ईयर्स, ठीक है। तो जय जेटली जी की जो आपकी जो टास्क फोर्स है आपकी सेंटर की, उसने कहा है कि 18 से 21 होना चाहिए वुमन का, लेकिन लॉ कमीशन ने तो ये कहा था कि 21 से 18 मेल की भी हो जानी चाहिए, कम कर देनी चाहिए और दोनों को बराबर कर देना चाहिए। और आपका ये देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, ये इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज के बारे में इसमें बात की गई है। 30 डे नोटिस देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, मैरिज ऑफिसर को, ठीक है, 30 दिन का कम से कम देना पड़ेगा। और सेफ्टी और प्राइवेसी जो है उसके खतरा है काफ़ी सारी चीज़ों का, तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये आप देख लेना इसको एक बार। और यहाँ पे अगला टॉपिक है आपका वॉस एंड जेंडर इनइक्वालिटी। तो जो वॉस है, वॉस एंड जेंडर इनइक्वालिटी, तो वॉस की फुल फॉर्म आपको पता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, और ये रिलेटेड है आपका एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज, आपका SDG 6 और SDG 7, ये इससे रिलेटेड आपका मेंटेनिंग बेसिक लेवल ऑफ हाइजीन। तो ये है आपका वॉस, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें आप बेसिक इतना पता होना चाहिए आपका, इससे आपको वॉस इज ए प्री रिक्विजाइट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन लाइक कोलेरा, डायरिया, इन चीज़ों को। और आपका जो NTD है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, इनको रोकने में जरूरी है वॉस, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए डायरिया में आपका सेकंड लीडिंग कॉज है चाइल्डहुड मोर्टेलिटी का, इंडिया में मोर्टेलिटी का, चाइल्डहुड मोर्टेलिटी का जो सेकंड लीडिंग कॉज है वो आपका डायरिया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में SDG 3 है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 6 है आपका इंश्योरिंग एबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर सैनिटेशन फॉर ऑल, ठीक है। और SDG 7 आपका क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी वगैरह जो है आपका, वो वहाँ से आप देख सकते हैं SDG 3, 6 और 7, ठीक है। इसके साथ में आपका इसमें आपको देखना है, हाँ ये जरूरी है आपका 2022 में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी, एनालिसिस था, उसमें बताया गया कि 2030 तक वाटर फॉर कम्युनिटीज को सिक्योर करने के लिए, मतलब कम्युनिटीज के लिए वाटर सिक्योर करने के लिए लगभग ग्लोबल GDP का 1% तो यूं ही खर्च हो जाना है, ठीक है। तो ये कॉस्ट होगा 1% ऑफ ग्लोबल GDP टू सिक्योर वाटर फॉर कम्युनिटीज। इसके साथ में इंडिया का जो है 3.2% ऑफ GDP है, वो खर्च होगा डिलीवर करने के लिए सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट बाई 2030, मतलब 2030 तक वर्ल्ड का 1% और इंडिया का 3.2% GDP खर्च हो जाएगा डिलीवर करने के लिए सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए। इसके साथ में आपका जेंडर इनइक्वालिटी है, वॉस में वाटर वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर मेल काउंटर पार्ट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। और आप अपन ऊपर देखेंगे इसमें कौन कौन से गैप है, ये देखिए आपको जेंडर इनइक्वालिटी में कौन कौन से गैप हैं। ये 4 तरह के गैप है। एक तो है आपका नॉलेज गैप, ये लिख लेना आप, ये 4 तरह के गैप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। एक तो नॉलेज गैप, दूसरा है आपका एक्सेसिबिलिटी गैप, तीसरा है आपका अफोर्डेबिलिटी गैप। नॉलेज, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, जिसको आप लिखेंगे नॉलेज, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और आपका डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, ठीक है। तो आपका ये आपको याद रखना है, ये आपके गैप्स हैं जो वुमन को पीछे किए हुए हैं। और देखिए आपका ये थोड़ा डेटा और देख लेते हैं ऊपर, ये रहा डेटा है, कहता है कि आपका 2.2 बिलियन पीपल जो हैं, मतलब 2.2 अरब जो लोग हैं दुनिया में वर्ल्ड वाइड, स्टिल लेक एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब टोटल 8 अरब पॉपुलेशन है अपनी, 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, इसमें से 2.2 बिलियन के पास में तो अभी भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। आधे जो लोग हैं ग्लोबल पॉपुलेशन के, वो सेफ सैनिटेशन का उनके पास एक्सेस नहीं है अभी तक। और जो लगभग आधा सही हो गया, 3 मतलब बोल सकते हैं आप 1/3 लगभग, जो 3 बिलियन पीपल हैं वो लेक करते हैं, उनके पास कमी है एक्सेस टू हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज विद सोप, मतलब साबुन से हाथ धोने की उनके पास कमी है 3 बिलियन लोगों के पास में। 2 बिलियन के पास में अभी सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है,
और लगभग 4 बिलियन के पास में आपका आपका जो सेफ सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है। तो ये आपको 2, 3 और 4 ये बिलियन आप याद रखना है। 2 बिलियन के पास क्या नहीं है, आपका सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, यहाँ पे आपका सैनिटेशन नहीं है, और यहाँ पे आपका हैंड वॉश फैसिलिटी नहीं है विद सोप। ये आपको लिख लेना है, और आप इनको कहीं पे भी इनको आपका सैनिटेशन हेल्थ उसमें वहाँ पे भी इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका गैप देख लिया 4 तरह के। आपका नॉलेज गैप है, एक्सेसिबिलिटी गैप है, अफोर्डेबिलिटी गैप है, और आपका डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है जो वुमन को पीछे किए हुए गए हैं इन काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे क्रिमिनलाइज ओपन डिफिकेशन एट द सेम टाइम क्लोजिंग डाउन पब्लिक सैनिटेशन फैसिलिटी अफेक्ट वुमन डिस्प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के, ये देख सकते हैं, सेविंग एंटीबायोटिक, रिड्यूस AMR, रिजिलियंट कम्युनिटी क्रिएट करना, स्कूल अटेंडेंस को इम्प्रूव करना, और न्यूट्रिशनल आउटकम है उसको बढ़ाना, और आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर को भी बचाना। ये सारी चीज़ें आपका इनके इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। अदर चैलेंजेस क्या है, आपका एक स्पेंडिंग गैप भी है, और आपका अकाउंटेबिलिटी गैप जो आपने लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये भी आपने देख लिया। तो ये सारे गैप हैं, ये आप देख लेना। डिस्क्रिमिनेशन ये देख लीजिएगा, ये मैंने काफ़ी टॉपर्स के जो नोट्स है उसमें भी देखा था कि इसको ऐसे कैसे ही बनाया गया है, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वुमन से रिलेटेड। आपको डिस्क्रिमिनेशन जो होता है इन्फेंसी, प्यूबर्टी, एडल्टहुड, पेरेंटहुड, इलनेस और आपका ओल्ड एज, इस जो लाइफ साइकिल है वुमन का, इसमें इन सभी जगह वुमन को डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, वो आपको याद रखना है। तो मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप देख लेना। इन्फेंसी के टाइम पे एक्सपोज टू टॉक्सिन्स थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, ये तो इन्फेंसी के टाइम पे। प्यूबर्टी के टाइम पे स्टिग्मेटाइज मेंस्ट्रुएशन, और प्रेशर टू ड्रॉप आउट स्कूल्स आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। एडल्टहुड के टाइम पे है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, साइकोसोशल स्ट्रेस है, और एट रिस्क ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस भी देखने को मिलता है। पेरेंटहुड में रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर प्रोविजन इन हाउस होल्ड, इसके साथ में आपका वल्नरेबल है टू पुअर वाटर क्वालिटी। इलनेस के टाइम पे डिफिकल्टी है एक्सेसिंग हेल्थ केयर एंड पब्लिक वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और ओल्ड एज के टाइम पे नॉट इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेना खुद से, और आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके साथ में स्टेप क्या है, नीड टू टेक टू स्ट्रेंथन वॉस सिस्टम इंक्लूडिंग रिमूवल जेंडर इनइक्वलिटी। तो जेंडर इनइक्वलिटी के लिए अफोर्डेबिलिटी गैप था उसको कम करना, एक्सेसिबिलिटी गैप को कम करना है, जेंडर सेंसिटिव बिल्डिंग कोड बनाने हैं, जेंडर सेंसिटिव आपको लीगल गारंटी भी देनी है फॉर वॉश। ठीक है, वुमन पार्टिसिपेशन बढ़ाना, एम्पावरमेंट बढ़ाना है, और अदर इनिशिएटिव जैसे बिल्ड लोकल गवर्नमेंट कैपेसिटीज, कोऑर्डिनेट प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटीज, और इवेल्युएट, मतलब आपका बिल्ड, कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट, इसके साथ में इवेल्युएट। ठीक है, तो इवेल्युएट करना है, इवेल्यूशन ऑफ वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज एट द कंट्री, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल। साथ में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे। वो है आपका WHO की वॉश स्ट्रेटजी है 2018 से 2025 के लिए। इसका विजन है, ये आपको देख लेना है। यूनिसेफ का स्ट्रेटजी है वॉश की 2016 से 2030 के लिए। तो WHO की तो है आपकी 2018 से 25 के लिए, और यूनिसेफ की है आपकी 2016 से 2030 के लिए। ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। इसके साथ में देखिए आगे UN का सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड है, SHF है, जो कि लॉन्च किया 2020 में। सैनिटेशन वाटर फॉर ऑल SWA है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है गवर्नमेंट, डोनर, सिविल सोसाइटी वगैरह की। इंडियन गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है वाटर एंड सैनिटेशन के लिए, सैनिटेशन हाइजीन के लिए, वो है जल जीवन मिशन है। 2019 में इसको लॉन्च किया, जो कि एवरी रूरल हाउस होल्ड के लिए 2024 तक वाटर सप्लाई करने वाला है। स्वच्छ भारत मिशन SBM अक्टूबर 2019 को इसने घोषित किया 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ODF फ्री। ठीक है, ओपन डिफिकेशन फ्री किया इनको, ODF किया। नमामि गंगे प्रोग्राम, ये आपको पता है, अवेयरनेस कैंपेन ऑन बेनिफिट ऑफ हैंड वॉशिंग, और कोविड की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, तो उस टाइम पे इसको चलाया गया था, अवेयरनेस कैंपेन ऑन बेनिफिट ऑफ हैंड वॉशिंग। ये हुआ आपका वॉश प्रोग्राम वाला। अभी देखिए वायलेंस अगेंस्ट वुमन एट ग्लैंस, यदि वुमन वायलेंस अगेंस्ट वुमन जिसको बोलते हैं VAW। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे, इसमें आपको मेनली देखना है, मैं आपको ये बता दूं कि जो वायलेंस है वो कैसा हो सकता है आपका, फिजिकल हो सकता है, फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल हार्म हो सकता है, और सफरिंग हो सकती है टू वुमन एंड गर्ल। ये आपको याद रखना है। इसमें फैक्टर कौन कौन से अंडरलाइंग वायलेंस अगेंस्ट वुमन के, तो इंडिविजुअल फैक्टर हो सकते हैं, और आपका कम्युनिटी फैक्टर भी हो सकता है। नीचे आपको पता होना चाहिए।
और इसके साथ में चैलेंजेस क्या है इंडिया में, तो वो चैलेंज है आपके इश्यूज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने में परेशानियां हैं, सोसाइटल इश्यूज हैं और अदर इश्यूज भी हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना, ये आपको सब चीज़ पता है, ये 3 आपका ब्रॉड सी कैटेगरी होगी, यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके साथ में स्टेप्स क्या है इंडिया में टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमन को, तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट आपका पहला है क्रिमिनल एक्ट अमेंडमेंट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का, उसको बाद में 18 में भी आया। दूसरा है आपका न्यू आईटी रूल्स हैं डील करने के लिए साइबर वायलेंस अगेंस्ट वुमन के लिए। तीसरा है आपका प्रोग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो आती रहती हैं। इसके साथ में इसको आपको वो भी पता होगा विशाखा गाइडलाइंस वगैरह जो थी। ठीक है, इसके साथ में फोर्थ है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टेब्लिश करना। फिफ्थ है आपका स्कीम्स चल रही हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला पुलिस वॉलंटियर्स है, उज्ज्वला स्कीम है, निर्भया फंड है, ये सारी चीज़ें हैं जो स्कीम इनिशिएटिव है। इसके साथ में रेटिफिकेशन है इंटरनेशनल कन्वेंशंस का, जैसे CEDAW मैंने बताया था पहले, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन। इसी के साथ में स्टेप्स जो हैं स्टेट द्वारा लिए गए वो भी हैं, जैसे हिम्मत है दिल्ली पुलिस ने चलाया, सम्मान कैंपेन MP पुलिस ने चलाया, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो आपका केरला गवर्नमेंट का है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना यहाँ से। और इसके साथ में वे फॉरवर्ड आप लिख ही सकते हैं, नंबर ऑफ फीमेल पुलिस ऑफिसर को बढ़ाना है, अमेंड करना है पुराने कानूनों को, प्रोविजन लाना है लीगल साइकोलॉजिकल सपोर्ट सर्विस के लिए, प्रोटेक्ट करना है प्राइवेसी को, आइडेंटिफाई डिग्निफाई करना है विक्टिम्स को डिग्निटी को, और आइडेंटिफाई करना है विक्टिम्स को, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग कंसेप्ट फॉर इंश्योरिंग सेफर एंड जेंडर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। और एजुकेशन प्रोग्राम भी यहाँ पे चलाए जाने जो हैं टू डिसकंस्ट्रक्ट एंड डिसमेंटल पैट्रियार्कल आइडियोलॉजीज। तो ये हुआ आपका वायलेंस अगेंस्ट वुमन। पॉस एक्ट की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट 2013, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि एक केरला हाई कोर्ट की ने अभी पूछा था फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो आपके जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे पूछा था कि इसमें क्या क्या आपने मेजर्स लिए हैं सेक्सुअल जो है वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरासमेंट को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको बता दूं एक्ट कब का है, 2013 का है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वर्क प्लेस को सेफ बनाना है वुमन के लिए बाय प्रिवेंटिंग प्रोहिबिटिंग रिड्रेसिंग एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट अगेंस्ट देम इन वर्क प्लेस। और एक्ट क्या करता है आपका जो विशाखा गाइडलाइन है उनको और ब्रॉडन करता है जो कि पहले से लाई गई हैं। और साथ में डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन भी बताता है, पोस्ट एक्ट 2013 वाला ही डिफाइन करता है सेक्सुअल हैरासमेंट को, जैसे कि ले डाउन करता है प्रोसीजर फॉर ए कंप्लेंट एंड इंक्वायरी एंड एक्शन टू बी टेकन। साथ में डेफिनेशन करता है सेक्सुअल हैरासमेंट की कि सेक्सुअल हैरासमेंट क्या है, इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनलॉफुल एक्ट और बिहेवियर कमिटेड डायरेक्टली बाय इम्प्लीकेशन, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, demand and request for sexual favor, sexual colored remark showing pornography or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature। इसके साथ में एग्रीव्ड वुमन की इसमें डेफिनेशन भी दी है, तो एक्सट्रीमली वाइड टू कवर ऑल वुमन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वेदर इन द ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट, एंड कवर क्लाइंट्स, कस्टमर एंड डोमेस्टिक वर्कर एज वेल। तो ये होती है एग्रीव्ड वुमन की इसमें डेफिनेशन दी हुई है। इसके साथ में इसने आपका इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एस्टेब्लिश करने की भी बात की है जिसको बोलते हैं ICC, ये रहा इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, ईच ऑफिस पे और ईच ब्रांच पे विद 10 और मोर एम्प्लॉय, जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाई जानी चाहिए। इसके साथ में सेटलमेंट ऑफ द कंप्लेंट थ्रू कंसिलिएशन। ठीक है, ये भी इसमें यहाँ पे प्रोविजन की बात की है, बिफोर इंक्वायरी एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ एग्रीड वुमन टेक स्टेप टू सेटल द मैटर बिटवीन हर एंड द रेस्पोंडेंट थ्रू कंसिलिएशन प्रोवाइडेड नो मॉनिटरी सेटलमेंट शैल बी मेड एज ए बेसिस ऑफ कंसिलिएशन। और इसमें फिर आपका ICC की पावर को भी इसमें बताया गया है, क्या क्या है कि सिमिलर टू दोज इज सिविल कोर्ट की इसकी पावर दी गई है। ICC में इधर फॉरवर्ड द विक्टिम्स कंप्लेंट टू द पुलिस और इट कैन स्टार्ट इंक्वायरी दैट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 महीने के अंदर, 90 डेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। और ICC की पावर है, ICC मतलब आपका इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, सिविल कोर्ट की इसको पावर होगी। एनोमिनिटी की बात है यहाँ पे, आइडेंटिटी ऑफ द वुमन, रेस्पोंडेंट, विटनेस एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंक्वायरी, रिकमेंडेशन जो भी है आपका पब्लिक नहीं की जाएंगी। और फाइनल रिपोर्ट जो है, जो इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो ICC प्रोवाइड करेगी रिपोर्ट को ऑफ इट्स फाइंडिंग टू द एम्प्लॉयर विद इन 10 डेज, इसके रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद में। और रिपोर्ट इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू बोथ पार्टीज। और इसका इश्यूज क्या क्या है इसके साथ में, तो इश्यूज ये है आपका जेंडर इनइक्वलिटी है, प्योरिटी मेजर्स हैं जो डिफाइन नहीं है, एब्सेंस ऑफ सेफगार्ड्स हैं कंप्लेंट के खिलाफ, एम्बिगियस टर्म्स हैं, टर्म्स का भी फिक्स डेफिनेशन नहीं दिया है कम्प्लीटली, और एक्सक्लूजन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर उसमें उसको तो इसमें शामिल ही नहीं किया गया है, ये चीज़ें इसमें है। इसके साथ में कुछ और रह गया, विशाखा गाइडलाइन। हाँ, विशाखा गाइडलाइन 1997 में आई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इसको, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
और जजमेंट ने क्लियर किया मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्राइवेट और पब्लिक हो, कैसा भी सेक्टर में हो, उनको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा मैकेनिज्म सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट के रिड्रेसल के लिए। और इसके साथ में केस पर्टेंस केस जो है रिलेटेड है टू ए पब्लिक इंटरेस्ट PIL लगाई गई थी ओवर द एलिज्ड गैंगरेप ऑफ भौरी देवी, ए सोशल वर्कर फ्रॉम राजस्थान। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि दे शुड एस्टेब्लिश ए कंप्लेंट कमिटी, और अभी जो किया है ICC जिसको बोलते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, तो एस्टेब्लिश करना है विच वुड लुक इनटू मैटर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट द वर्क प्लेस। और ये गाइडलाइन जो है लीगली बाइंडिंग है, याद रखना लीगली बाइंडिंग है, और ये सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन की है और इम्पोज किया है 3 की ऑब्लिगेशंस ऑन इंस्टीट्यूशंस, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल। मतलब पहले तो प्रोहिबिट करो, प्रोहिबिशन नहीं हो पाया तो उसको रोको, प्रिवेंट करो, और उसको यदि ये सब कुछ हो गया तो फिर उसको रिड्रेसल भी बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ है आपका पॉस एक्ट 2013, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 का। इसके साथ में कुछ और रह गया है इसमें, तो आप देख लीजिए वे फॉरवर्ड आपका देख लीजिए मोर इफेक्टिव कर सकते हैं कैसे, जेंडर न्यूट्रलिटी के द्वारा, कंप्लेंट आर नॉट विक्टिमाइज्ड और सेम्ड बाय सीनियर कलीग्स, ये इंश्योर किया जाए। कवर करे इनफॉर्मल सेक्टर को भी, टाइमलाइन हो फिलिंग द कंप्लेंट शुड बी अप टू 1 साल, अभी जो 90 दिन का है आपका, इसको 90 डेज को 1 साल के लिए बढ़ाया जाए, इसको ये इकोनॉमी में शामिल जो ये उसको भी शामिल किया जाए इनफॉर्मल सेक्टर को। और इसके साथ में SOP इसकी हो जो डेवलप की जाए इवोल्यूशन के लिए, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम एज वेल एज पनिशमेंट फॉर द परपेट्रेटर, तो परपेट्रेटर है इसको पनिशमेंट दिया जाए और कंपनसेशन भी दिया जाए विक्टिम को। इसके साथ में अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो है आपका डाउरी सिस्टम इन इंडिया। तो डाउरी सिस्टम, स्त्री धर्म वगैरह जो आपने ये चीज़ पहले से पढ़ चुके हैं आप, ये चीज़ बेसिक है, ये शायद मैं मेरी इच्छा नहीं इसको मैं कराऊँ आपको, बस इसके एक्ट जो वगैरह है उसको मैं बता दूं कि डाउरी प्रिवेंशन, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जिसको बोलते हैं DPA 1961 में आया। इसके साथ में जो डाउरी डेथ है इसके लिए IPC में सेक्शन है, वो बता दूं आपको 304B, ये डील करता है डाउरी डेथ से IPC का। और जो डाउरी से रिलेटेड जो और भी मैटर है वो आपका आता है सेक्शन 498A में, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बाकी सब चीज़ें बहुत कॉमन है। इस साथ में ये बता रहा हूँ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का ये सबसे बड़ा हर्डल है। देखिए कि जो बर्डन है प्रूफ का वो एक्यूज पे, जिस पे केस लगाए कि इसने दहेज मांगा तो वही सिद्ध करेगा कि नहीं नहीं मैंने दहेज नहीं मांगा, ये चीज़ है। इसके साथ में ये नॉन वेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, एग्रीमेंट जो है एग्रीमेंट को गिव और टेक डाउरी अवॉइड करता है। इसके साथ में बेसिक चीज़ें हैं आपको पता है पहले से। और पनिशमेंट क्या क्या है, लेना देना, डिमांड करना और एडवर्टीजमेंट करना डाउरी का, ये सब आपका फाइन, इम्प्रिजनमेंट, पनिशमेंट, ये सब चीज़ें इसमें होनी है। एंशिएंट इंडिया में क्या बोलते थे डाउरी को, मेडिवल इंडिया में क्या बोलते थे, मॉडर्न इंडिया में क्या बोलते थे, पढ़ लेना एक बार, कुछ खास नहीं है। डाउरी के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन भी नहीं आना, वुमन के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन आना, वहाँ से इन चीज़ों को लिख सकते हैं। आपको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को याद रखना है, इसकी जो IPC की धारा है 304B और दूसरा आपको 498A, इनको थोड़ा सा याद रखना है। और लीगल इश्यूज़ क्या है कि जो ये DPA 1961 है इसको इम्प्लीमेंटेशन में लैक्स है, परेशानी है, अभी लचीलापन है। और वो मोस्टली जो वुमन है डू नॉट इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो इस वजह से लोग डिमांड करते हैं। इकोनॉमिक इश्यूज़ है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। हाई डाउरीज आर पेड डिमांडेड फॉर ग्रूम्स विद मोर एजुकेशन एज दे आर बिलीव टू हैव बेटर इनकम इन फ्यूचर। तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वही ज़्यादा डिमांड करते हैं। उन्हीं की वजह से बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी इसके शिकार हो जाते हैं। मेजर्स क्या क्या है, सोशल मोबिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से मैंने बताया आपको स्टिकी नोट्स पे इनको तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर्स क्या क्या है, सोशल मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है, एम्पावरमेंट जरूरी है, स्ट्रेंथनिंग जरूरी है, गर्ल्स चाइल्ड को उनका हिस्सा पाने के लिए एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है माता पिता से मिलने वाली, उसमें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उनको हिस्सा मिलना चाहिए। इसके साथ में एक्स्ट्रा वैगेंट जो जो शादियाँ हैं, वेडिंग्स हैं, उनको भी आउटलो करना चाहिए। कंक्लूजन आप पढ़ लेना, यूजलेस है, कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, बेसिक चीज़ें पढ़ोगे एक बार फिर लगोगे अरे ये तो हमने भी टाइम वेस्ट कर दिया पढ़ने में, लेकिन आप देख लेना तसल्ली के लिए। मैरिटल रेप की बात करें तो मैरिटल रेप में आपको याद रखना है, मैरिटल रेप में देखो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ये थोड़ा सा डेटा याद रखना कि NHFS जो आपका 5/2019-21 में आया है, इसने कहा है कि 3 में से 1 इंडियन वुमन जो है 18 से 49 के साल के बीच में, 18 में शादी होनी है उसकी, 49 तक बात की गई है, वो किसी न किसी प्रकार का जो आपका स्पाउसल अब्यूज़ है, मतलब उसके हस्बैंड की साइड से जो वो जो इस अब्यूज़ को बोल सकते हैं आप, जो पीड़ा है, जो परेशानी है, उनको झेलने को मिलती है 3 में से 1/3 को। ठीक है, ये चीज़, ये NHFS 5 का डेटा याद रखना है। इसके साथ में जो परसेंटेज वाज किस में हाई था,
कर्नाटका में सबसे ज़्यादा था। उसके बाद में आपका परसेंटेज है आपका बिहार में होना ही है, वेस्ट बंगाल ये भी ज़्यादा है और असम ये भी है। इसको थोड़ा सीक्वेंस याद रख लेना। इसके साथ में कौन सा मैरिटल रेप से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, 375। पिछला वाला कौन सा था, डॉबरी वाला, वो था 304, 375। देखो ये थोड़ा सा आप थोड़ी सी लीगल टर्म है, आपको लगेगा यार ये हमें इतनी, हम प्रिपरेशन लॉ की थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो कोई वकील थोड़ी बनना है, लेकिन आपको ये लीगल टर्म, आपको सेक्शन वगैरह ये पता होना चाहिए। आप ऑफिसर बनेंगे, ठीक है, आपका डेली का वकीलों से पाला पड़ने वाला है, लॉयर से पाला पड़ने वाला है, आपको कई जगह ये चीज़ें काम आने वाली हैं। यदि आईपीएस भी आप बनेंगे तो आपको ये चीज़ें बेसिक हैं, ट्रेनिंग में हालांकि पता चल जाएंगी, लेकिन आपको पहले से पता हो वो आपको सोने पे सुहागा है, ठीक है। ये आप चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैरिटल रेप इन इंडिया कैसे कैसे इसके प्रोविजन आए, तो ये देख लीजिए 2000 में क्या था कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था 2000 में उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि जो इसमें मैरिटल रेप एक्सेप्शन जो था वाज रिजेक्टेड बाई 172 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। 2005 में जो डीवीए था आपका, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, उसने सिर्फ सिविल रेमेडीज प्रोवाइड करी मैरिटल रेप के लिए, और उसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीजिंग उसमें नहीं थी परपेट्रेटर के लिए। 2012 में 7 साल बाद में जस्टिस JS शर्मा कमेटी ने कंस्टिट्यूट किया गया। उसने रिकमेंड किया कि ये अमेंडमेंट होने चाहिए इंडियन रेप लॉ में। कब, जब 2012 में आपका निर्भया गैंग रेप और मर्डर केस जो हुआ था। फिर 2017 में यूनियन गवर्नमेंट ने ये अगेंस्ट में थी, रिमूविंग द एक्सेप्शन जो था, जो आपका सेक्शन 307 जो है आपका 370 कौन सा है 375 जो सेक्शन है आपका, इसमें आपका एक्सेप्शन है 2 ऑफ 375, इसको रिमूव करने के खिलाफ यूनियन गवर्नमेंट थी, अगेंस्ट थी इसके रिमूवल के खिलाफ। तो द पिटीशन चैलेंजिंग द एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 जो 375 आपका सेक्शन है आईपीसी का, वर फाइल्ड बाई NGO RIT फाउंडेशन, ठीक है। इसको हटाने के लिए RIT फाउंडेशन, AIDAWA जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, और एक मैरिटल रेप जो विक्टिम थी, इन्होंने एक पिटीशन लगाया था चैलेंज करने के लिए एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375। इसने कहा था कि आपका जो मैरिटल जो रेप है वो एक्चुअली रेप नहीं है, उस पर पनिशमेंट नहीं है, तो ये इसमें लगाया गया था। तो ये देख लीजिए एक्सेप्शन 2 ऑफ द सेक्शन 375 आईपीसी डीक्रिमिनलाइज करता है मैरिटल रेप को, मतलब मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करता है। एक्सेप्शन 2 जो है इसको हटाने की बात की थी RIT फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन। इट सेज सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन ए मैन एंड हिज वाइफ नॉट अंडर 15 इज नॉट रेप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 375 आर्टिकल है। और इसके साथ में आपका ये हो गया सेंटर एंड जज स्टैंड ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेंटर एंड जुडिशियल स्टैंड ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। क्या क्या है आपको एक बार देख लेना। गवर्नमेंट ने तो अपोज किया था मैरिटल रेप और स्पोसल रेप इज द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वंस स्पोसल विद आउट देयर कंसेंट, देयर आर नो लीगल प्रोविजन मैरिटल रेप के लिए, और वन ऑफ द ओनली 36 कंट्रीज वेयर मैरिटल रेप इज स्टिल नॉट क्रिमिनलाइज। बाकी और कंट्रीज में मैरिटल रेप को रेप ही घोषित किया गया, क्रिमिनल जिसको किया गया है। ऑगमेंट में और इसके फेवर में पॉइंट है, ऑगमेंट वाला आर्ग्यूमेंट जिसके फेवर में है वो तो आपको पता ही है कि देखो फिर से वो राइट टू इक्वलिटी वाला आ जाएगा प्रोविजन। फिजिकल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वुमन की सेफ्टी को एम्पर करता है। 30% जो रिपोर्ट है इसमें देख लीजिए 82% मैरिड वुमन रिपोर्ट देयर करेंट हस्बैंड एंड 30% रिपोर्ट फॉर्मर हस्बैंड एज परपेट्रेटर, ठीक है। इसके साथ में इंटरनेशनल कमिटमेंट क्या है, इंडिया सिग्नेटरी टू UNCEDAW को सिग्नेटरी है। रेप इज रेप, कर्नाटका हाईकोर्ट ने रिफ्यूज किया था। रेप चार्जेस फाइल्ड बाई वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड, ठीक है। तो 2022 में ये था, कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक वुमन ने रेप का पहले चार्ज लगा दिया, फिर उसको बाद में वापस लिया तो उसको हाईकोर्ट ने मना कर दिया कर्नाटका वाले ने। तो ये इसके फेवर में है क्रिमिनलाइजेशन के में। और क्रिमिनलाइजेशन के अगेंस्ट में क्या क्या है कि मिसयूज हो सकता है लॉ का, क्योंकि जितना 1,11,000 जो केस फाइल हुए उसमें से लगभग 5-5,500 तो आपके फर्जी थे, ठीक है, फॉल्स थे। बर्डन ऑफ प्रूफ जिसने रेप किया उसी पे होगा, अब वो या तो जेल काटेगा अपने आप को सही प्रूव करेगा। ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इंस्टीट्यूशन, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसको जो बहुत ही पवित्र माना गया उसमें रफ्ता पड़ जाएगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। जेंडर न्यूट्रलिटी यहाँ पे वो भी थोड़ी खतरे में आ जाएगी। रेप डेफिनेशन इज वुमन सेंट्रिक, ठीक है, रेप डेफिनेशन वुमन सेंट्रिक ही है। इवन इफ द एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी सेक्शन 375 रिमूव्ड और क्रिमिनल प्रोविजन आर एडेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट DVA 2005, हस्बैंड विल नॉट बी एबल टू यूज दोज, ठीक है। तो इसमें जेंडर न्यूट्रलिटी की बात नहीं रह जाएगी और राइट टू प्राइवेसी वाला वो तो खत्म ही है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप वुड वायलेट द प्राइवेसी ऑफ मैरिज बाय अलाउइंग द स्ट्रेट इनटू द बेडरूम एंड बाय डेफिनेशन सेक्स विद इन मैरिज कैन नेवर अमाउंट टू रेप। वे फॉरवर्ड एडिक्वेट लॉ होना चाहिए। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट ने सजेस्ट किया था कि मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज।
JS वर्मा कमेटी है उसने भी रिकमेंड किया था 2013 में कि एक्सेप्शन टू मैरिज रेप शुड बी रिमूव्ड, जो एक्सेप्शन है वो हटा देना चाहिए। और UNCDAW और 172 वाली लॉ कमीशन रिपोर्ट है उसने भी रिकमेंड किया है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की, मतलब सब लोगों ने कह दिया कि हटा दो, लेकिन इससे यूनियन गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसने ही उसके अगेंस्ट में, उसको हटाने के अगेंस्ट में है कि मतलब इसको क्रिमिनलाइजेशन नहीं किया जाए। और इसके साथ में जस्टिस को इंश्योर किया जाए, अवेयरनेस की जाए। मैरिटल रेप प्रोविजन अराउंड द वर्ल्ड कैसे कैसे है, सोवियत यूनियन, रशिया वगैरह जो है 1992 से ही इनके पास क्रिमिनलाइज है, रिमूव कर दिया गया मैरिटल एग्जम्पशन को। और इसके साथ में जो अंडर UK वगैरह जो कंट्रीज यहाँ पे, मतलब वही आपको बताया था 32 कंट्रीज में से इंडिया एक है जिसमें यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज्ड है, अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया गया, तो बाकी सब ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और जहाँ नॉट पनिशेबल है वो आपके अफ्रीका कंट्रीज हैं या फिर आपकी इंडिया की जो एशिया की जो कंट्रीज, सिंगापुर, श्रीलंका, ये वगैरह इनमें है, अभी तक डीक्रिमिनलाइज है। इसके साथ में राइट ऑफ सेक्स वर्कर्स, तो ये कुछ खास टॉपिक नहीं है, हालांकि इंपॉर्टेंट है लेकिन खास नहीं है। इसका मतलब ये है कि UPSC के पर्सपेक्टिव से खास नहीं है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रीएड्रेस किया दैट सेक्स वर्कर्स एंड देयर चिल्ड्रन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू लिव विद डिग्निटी, मतलब आर्टिकल 21 और आपका राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14। ठीक है, तो ये आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा भी चेंजेस आपको लगे आप इसको लिख सकते हैं। इसके साथ में आपको यहाँ पे करना है, मैं आपको बता दूं एक बार, हाँ डेटा देखो, 8.25 लाख फीमेल इन इंडिया आर सेक्स वर्कर्स, 95% ट्रैफिकिंग विक्टिम्स आर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। तो ये सबसे खराब बात है कि जो प्रोस्टिट्यूशन की जो फील्ड में वुमन है इसमें 95% तो वो है जो उनको एब्डिक्ट करके ले जाया गया है, ट्रैफिक विक्टिम है। और 5% इज द रेट ऑफ एवरेज HIV प्रेवलेंस अमंग सेक्स वर्कर इन इंडिया फॉर जनरल पॉपुलेशन इज लेस देन, मतलब जो आपका HIV जो डिजीज़ है उसकी प्रेवलेंस की जो रेट है 5% है सेक्स वर्कर्स में, जबकि नॉर्मली लोगों में जनरल पॉपुलेशन में वो 0.5%, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। उनके हेल्थ से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड 95% है। और आपका टोटल जो आपके फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं वो आपका 8.25 लाख, ये आपका थोड़ा सा डेटा है। इसके साथ में आर्टिकल 142 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा स्टेट से और यूटी स्टेट से कि इंप्लीमेंट करो सर्टेन रिकमेंडेशन मेड बाय ए पैनल अपॉइंटेड बाय SC इन 2001 ऑन द रिहेबिलिटेशन ऑफ सेक्स वर्कर्स। ठीक है, तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कन्वर्ट किया द बुद्धदेव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस रिलेटेड टू ब्रूटल मर्डर ऑफ ए सेक्स वर्कर इनटू ए PIL टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सेक्स वर्कर्स। ठीक है, तो आप इसको ये याद हो जाए तो ठीक है, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं। SC लिस्टेड, सुप्रीम कोर्ट लिस्टेड सेवरल रिकमेंडेशन ऑफ पैनल एंड डायरेक्टेड दैट दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड। और क्या क्यों इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो वो इसलिए होना चाहिए कि ये इश्यूज उनके द्वारा किए गए और ये सुप्रीम कोर्ट की आपका रिकमेंडेशन है। तो देखो, स्टिग्मा है क्रिमिनलाइजेशन और मार्जिनलाइजेशन का, हाई HIV प्रेवलेंस है, हैरेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, सेक्स वर्कर आर एट हाई रिस्क ऑफ फॉर वायलेंस, लेक ऑफ एक्सेस टू जस्टिस है, लेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट नहीं उनके पास में, ये सारी चीज़ें हैं। रिकमेंड किया सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कि स्ट्रिक्ट करेंगे सर्वे इमोरल ट्रैफिकिंग का, इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस मिलना चाहिए यानी सेक्स वर्कर को हु इज ए विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, पुलिस को ट्रीट करना चाहिए सेक्स वर्कर को विद डिग्निटी एंड शुड नॉट अब्यूज देम। इसके साथ में, और आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपको आगे जाके चलना है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मीडिया शुड नॉट पब्लिश देयर पिक्चर्स और रिवील देयर आइडेंटिटी। इसके साथ में मेजर्स लिए जाने चाहिए उनको एम्प्लॉय करने के लिए, देयर हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। और इसके साथ में आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है उनको कैरी आउट करना चाहिए वर्कशॉप फॉर एजुकेटिंग सेक्स वर्कर एंड देयर राइट्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अदर स्टेप क्या है सेक्स वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में, तो देखिए ITP एक्ट 1956 आपने देखा था, वो मैंने आपको पहले बता दिया। गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स ऑट नॉट टू बी अलाउड टू लिव इन ब्रोथल, मतलब उनको अलग से रिहेबिलिट करना चाहिए, एजुकेशन उनको देना चाहिए, ये चीज़ कही गई 1997 में गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने। उज्ज्वला मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंप्लीमेंट कर रही है उज्ज्वला को, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन, रिपैट्रिएशन ऑफ विक्टिम्स। तो याद रख लेना RRR। ठीक है, T4R, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग, रेस्क्यू, रिहेबिलिट, पहले तो उनको बचाओ, रेस्क्यू करो, फिर उनको रिहेबिलिट करो, फिर उनको रीइंटीग्रेट करो, फिर उसके बाद में उनको रिपैट्रिएट करो विक्टिम्स को ऑफ ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इसके साथ में NNSW है, वो है आपका नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स। ये क्या है आपका कलेक्टिव है लेड बाय ए सेक्स वर्कर इन इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट
काफ़ी हो गया सेक्स वर्कर के बारे में, वे फॉरवर्ड आप खुद लिख लेना। डिक्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए, हेल्थ केयर सर्विस आपको इंश्योर होनी चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए सोसाइटी को सेक्स वर्कर के लिए, और इंश्योर करना चाहिए पार्टिसिपेशन सेक्स वर्कर में, ड्राफ्टिंग और पॉलिसी मेकिंग में इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके साथ में देखिए ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इसको खींचते खींचते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको देख लो बस, बार बार रिवाइज करो इसको। तो अनपेड वर्कर के बारे में आपको बता दूं, इसमें 3R फॉर्मूला है, बस वही आपको पता होना चाहिए। 3R फ्रेमवर्क एक्चुअली वो है आपका कि आपको एक तो रिकॉग्नाइज करना है अनपेड वर्कर कौन कौन है, रिड्यूस करना है उनके लिए आपको एक्सेस और जो इन्वेस्टमेंट करना है टेक्नोलॉजी में, इसके साथ में आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, रेगुलेशन बनाना है, प्रमोशन करना है, और आपका टैकल करना है डिस्क्रिमिनेशन को, साथ में मेजर्स भी लेने हैं, वैल्यू उनकी बढ़ानी है और मैनेजमेंट करना है, ये चीज़ आपको करना है। तो ये आपका अनपेड वर्कर का बारे में है, ये पढ़ लेना, इम्पैक्ट क्या है वुमन पे, अनपेड वर्क क्या होता है, और नीड ऑफ रिकॉग्निशन क्या क्या है, ठीक है। और इसके साथ में वे फॉरवर्ड में आपने 3R फॉर्मूला लिख लिया। अभी देखिए केयर इकोनॉमी, ये सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इनके कंपेयर में, इसका सिर्फ डेटा इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए 1% जो GDP का है वही सिर्फ केयर इकोनॉमी पे स्पेंड किया जाता है। तो केयर इकोनॉमी के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा देख लो क्या है। इंटरनेशनल लेबर और ILO जो है उसने रिलीज की है रिपोर्ट टाइटल केयर एट वर्क, या फिर याद रखना है केयर एट वर्क, ये रिपोर्ट है, ILO ने इसको पब्लिश किया है। इसमें देखिए क्या है कि ये ग्लोबल ओवरव्यू है नेशनल लॉ और प्रैक्टिसेस का रिगार्डिंग केयर पॉलिसीज की फंडिंग क्या क्या है, की फंडिंग आपकी देख लीजिए क्या क्या होनी है। यदि अनपेड वर्क की हो रही है तो इसमें की ये क्या है, हाँ तो इसमें आपका परसिस्टेंट है और सिग्निफिकेंट गैप है, और लगभग 40 साल लगेंगे अचीव करने के लिए मिनिमम मैटरनिटी लीव, राइट। और इसके साथ में लॉन्ग टर्म केयर सर्विसेज हैं वो इसेंशियल हैं टू इंश्योर राइट टू हेल्थी एजिंग इन डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। केयर इकोनॉमी क्या है, तो केयर इकोनॉमी आपका कंसिस्ट करती है एक्टिविटीज एंड रिलेशन इन्वॉल्व इन मीटिंग द फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन, ओल्ड एंड यंग, फ्रेल एंड एबल्ड बॉडीड। इसके बाद में ये क्या क्या शामिल करती है, रेंज ऑफ सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वर्क, डोमेस्टिक वर्क अमंग अदर्स, इसमें केयर इकोनॉमी पार्टिसिपेट करती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है केयर इकोनॉमी के, तो ये है कि अनपेड जो केयर वर्क है उसको पब्लिक गुड समझा जाता है, मोर वुमन इन्वॉल्व है केयर इकोनॉमी में मेन के कंपेयर में, केयर इकोनॉमी जो है ह्यूज एम्प्लॉयर है एंड ऑफन सीरियस ग्रोथ पोटेंशियल भी है इसमें काफ़ी सारे। इसके साथ में पेड केयर वर्क है जो मेजर सोर्स है रिमिटेंस का इंडिया के लिए। इसके साथ में ये डेटा देख लीजिए, ओनली 1% GDP का स्पेस स्पेंड होता है, वुमन का अनपेड वर्क इज वैल्यूड 3.1% ऑफ GDP इन इंडिया, मतलब जो अनपेड वर्क है वो 3.1% है GDP का, ठीक है। और जो केयर इकोनॉमी पे खर्च होता है वो आपका 1% GDP का इस पर खर्च हो जाता है। मोर देन 80% ऑफ इंडियन मेन ये बिलीव करते हैं कि जो केयर करना है बच्चों की वो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदर का, तो ऐसा 80% इंडियन मेन यहाँ पे सोचते हैं, विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं। और 2.5 मिलियन वुमन जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, AWW है, ANM है, आशाज हैं, उनको कई स्टेट में तो वर्कर ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, या फिर उनको पेड फिक्स्ड मंथली सैलरी भी नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये खास बात याद रखना, 2.5 मिलियन लगभग 2.5 करोड़ वुमन को, जो आपका ANM है, AWW है, आंगनवाड़ी वर्कर है, और ये आशा वगैरह है, इनको कई स्टेट में ये सारे चैलेंजेस भी देखने पड़ते हैं। वे फॉरवर्ड है आपका, आइडेंटिफाई करो, फॉर्मलाइज करो, इन्वेस्ट करो, और आपका वुमन सेंसिटिव आपका एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपको जनरेट करना है। चैलेंजेस आपने देख लिया, लो पेमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, जेंडर डिस्पैरिटी है, इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन है, पॉलिसीज का जो है उनको कम ठीक से नहीं किया जाता, और कोई मैकेनिज्म नहीं है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का केयर इकोनॉमी वर्कर्स इन इंडिया। इसके साथ में हाँ उसमें वे फॉरवर्ड में ये देख लीजिए, आपको जो आपका चाइल्ड केयर लीव है CCL को, उसको जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए, मतलब सिर्फ मदर को ही चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलनी चाहिए, मेल को भी मिलनी चाहिए। और पैकेज जो है आपका केयर पॉलिसीज का वो इंक्लूड करना चाहिए बिल्डिंग नॉलेज डेटा एंड अवेयरनेस, KDA, नॉलेज डेटा एंड अवेयरनेस। साथ में कॉस्टिंग केयर पॉलिसीज एंड सर्विसेज, इसके साथ में डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग केयर पॉलिसीज एंड सर्विसेज, और इसके साथ में स्ट्रेंथनिंग रिप्रेजेंटेशन इन सोशल डायलॉग। ये हो गया, हाँ ठीक है। अब ये अगला टॉपिक अपन चिल्ड्रन वाला, ये अपन अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वीडियो हो गया है काफ़ी बड़ा और आप लोग हो गए बोर, और इसको आपको देखना है अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में हम इसकी और भी स्पीड बढ़ा देंगे ताकि आपका लगभग 4 से 5 वीडियो में आपका सोशल इश्यूज कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और क्या इंप्रूवमेंट करनी है वो भी आप मुझे
बताएं। फिर से धन्यवाद, थैंक यू।